हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी बीएड फर्स्ट ईयर पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस की क्लासेस चल रही हैं। यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड की वीडियो हम पहले बना चुके हैं, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए। आज हम यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ कंटेंट एनालिसिस एंड रिलेशन प्लान, करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है ये। तो बिना टाइम गंवाए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका यूनिट्स देख लेते हैं, इसमें क्या क्या सिलेबस है। पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, यूनिट थर्ड, कंटेंट एनालिसिस एंड लेसन प्लानिंग, विषय वस्तु विश्लेषण एवं पाठ योजना। इसमें हम कंटेंट एनालिसिस और यूनिट प्लानिंग और लेसन प्लान के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट फोर में हमारा करिकुलम एंड टेक्स्ट जो बुक्स होती हैं, पाठ्यचर्या एवं पाठ्य पुस्तकें। इसमें इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्लेस ऑफ सोशल स्टडीज इन सेकेंडरी स्कूल, करिकुलम, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम। इसके बाद करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे गुड टेक्स्ट बुक्स की। उसके बाद उसका मूल्यांकन पढ़ेंगे, ठीक है, सोशल साइंस के टेक्स्ट बुक्स का जो भी इवेल्युएशन होता है, ठीक। ऐसे से आपको पता है ये बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में चलेंगी, ठीक है। वन रिवीजन क्लास है ये, में आप पूरा देख सकते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। यूनिट फर्स्ट में हमारा है विषय वस्तु विश्लेषण एवं पाठ योजना, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे विषय वस्तु विश्लेषण, कंटेंट एनालिसिस। इसका अर्थ और परिभाषा और विशेषताओं के बारे में जानेंगे, ठीक है। पहले इसके हम अर्थ के बारे में जान लेते हैं। विषय वस्तु विश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी विषय या पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे तार्किक भागों में विभाजित करके उसका अध्ययन किया जाता है। इसके माध्यम से शिक्षक यह निर्धारित करता है कि विद्यार्थियों को क्या, कब और किस क्रम में पढ़ाया जाए। विषय वस्तु विश्लेषण शिक्षक को अधिक प्रभावी, व्यवस्थित तथा उद्देश्य पूर्ण बनाता है। इसका ये इंग्लिश में मीनिंग लिखा है। देखो, इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे तो आप इसके बारे में आप अच्छे से समझ जाएंगे। पहले हम आगे पढ़ लेते हैं। विषय वस्तु विश्लेषण की परिभाषा। विषय वस्तु विश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी विषय को उनके विभिन्न घटकों में विभाजित कर व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। कंटेंट एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग सब्जेक्ट मैटर्स इनटू इट्स वेरियस कंपोनेंट एंड ऑर्गेनाइज देम सिस्टमेटिकली फॉर टीचिंग। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे विषय को छोटे छोटे भागों में विभाजित करता है, शिक्षण को क्रमबद्ध बनाता है, शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है, विषय वस्तु के चयन में सहायता करता है, शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार सामग्री का चयन करता है। देखिए, जो कंटेंट है, जो कंटेंट एनालिसिस है, एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है। ये क्या करता है कि जो हमारी विषय है, जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारी पाठ्य सामग्री है, उसको छोटे छोटे भागों में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। डिवाइड करके तो हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो फिर उसका अध्ययन करते हैं। देखो, इससे क्या होता है, इसके माध्यम से शिक्षक यह निर्धारित करता है कि विद्यार्थी, देखो, अगर हम कोई हमारा कंटेंट, आज हमें कोई टॉपिक पढ़ाना है तो हम ये पहले से डिसाइड करेंगे ना, हमें कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, पहले मैं क्या समझाऊं कि बच्चा ये चीज़ समझ जाए, ठीक है। वही होता है विषय वस्तु विश्लेषण शिक्षक को अधिक प्रभावी, व्यवस्थित तथा उद्देश्यपूर्ण बनाता है, ठीक है। अगर हम जो कंटेंट एनालिसिस, जो कंटेंट होता है, जो हमारे पढ़ाने का जो कंटेंट होता है, ठीक है, उसी को जो उसका हम एनालिसिस करेंगे तो क्या होगा, जो हमारी टीचिंग होगी अधिक प्रभावशाली होगी, ठीक है, और व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण होगी। परिभाषाएं आपने देख ली हैं। इसकी विशेषताओं, ये हिंदी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। अब आ जाते हैं पाठ्य वस्तु तथ्यों की विशेषताएं। लगता है दो बार आ गया है, एक मिनट। देखिए, जो हमारा कंटेंट होता है उसमें सब टॉपिक्स हम बनाते हैं, छोटे छोटे भागों से तोड़ के सब टॉपिक्स बनाते हैं, जैसे टॉपिक वन, टॉपिक टू, टॉपिक थ्री, इस तरह से बनाते हैं। फिर ये जैसे टॉपिक हमारा फर्स्ट हो गया, उसके अंदर हम हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा, सेकंड एलिमेंट्स, थर्ड एलिमेंट्स, ठीक है। ये वही है कि पाठ्य वस्तु तत्वों की विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटेंट एलिमेंट्स, ठीक है। इसका हिंदी है, विषय वस्तु उद्देश्य प्रेरक होनी चाहिए,
जो कंटेंट होगा हमारा वो एक उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, ठीक है? विद्यार्थियों की आयु एवं मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए, सरल से कठिन की ओर व्यवस्थित होनी चाहिए। देखो, विद्यार्थियों की आयु ऐसा नहीं कि आपने ऐसा कंटेंट बना लिया जो बालक है, जो बच्चे हैं उनके माइंड से ही ऊपर जा रहा है, ठीक है? सरल से कठिन, पहले ईज़ी चीज़ें बनाएँ, फिर कठिन की ओर जाएँ। तार्किक एवं वैज्ञानिक होनी चाहिए, तार्किक मतलब जिसमें बच्चा तर्क कर सके, सोच-विचार कर सके, ठीक है? वैज्ञानिक मतलब जो क्रमबद्ध तरीके से क्या किया जा सके, जिसका अध्ययन किया जा सके, ठीक है? प्रयोग किया जा सके, ठीक है? सामाजिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए, ठीक? ये कंटेंट शुड बी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होना चाहिए, शुड बी सुटेबल ऑफ द एज एंड मेंटल लेवल ऑफ लर्नर, इट शुड प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इट शुड बी लॉजिकल एंड साइंटिफिक, इट शुड बी रिलेटेड टू सोशल लाइफ, ठीक है? अब आ जाते हैं हमारा पाठ्यवस्तु तत्वों का क्रमबद्ध संगठन, ठीक है? अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट एलिमेंट इन लॉजिकल सीक्वेंस, ठीक है? पाठ्यवस्तु तत्वों का क्रमबद्ध संगठन शिक्षण में विषय वस्तु को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना आवश्यक होता है ताकि विद्यार्थी आसानी से सीख सके, ठीक है? कंटेंट शुड बी अरेंज्ड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस सो दैट लर्नर कैन अंडरस्टैंड इट इजली। फाइव फाइव बेसिस ऑफ लॉजिकल सीक्वेंस, देखो तार्किक क्रम के 5 आधार होते हैं। जो तार्किक हमारा क्रम होता है इसके कितने आधार होते हैं? 5 आधार होते हैं। सरल से कठिन, जो भी कंटेंट हम बनाए हमारा सरल से कठिन क्यों, ऐसा नहीं कि हम कठिन पहले स्टार्ट कर दे फिर सरल करें, ठीक है? पहले सरल तथ्यों को पढ़ाया जाता है, बाद में कठिन तथ्यों को पढ़ाया जाता है। फिर ज्ञात से अज्ञात, नोन टू अननोन, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की ओर बढ़ा जाता है। पहले हम ये चेक करेंगे कि बच्चा उस जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में कुछ जान रहा है कि नहीं, तब हम नए ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? स्थूल स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पहले प्रत्यक्ष वस्तुओं का अध्ययन कराया जाता है, बाद में अमूर्त विचारों का। पहले मतलब जो चीज़ें बच्चे के सामने दिख रही है, पहले हम उसका स्टडी कराएँगे, ठीक है? बाद में वो चीज़ें स्टडी कराएँगे जो बच्चा नहीं देख पाता। जैसे जो बच्चा सिर्फ़ अगर हम कह दें ताजमहल, तो बच्चे के माइंड में ताजमहल आ जाना चाहिए, ठीक है? इस तरह से। इससे पहले जैसे पहले बच्चा को पता ही नहीं था कि ताजमहल क्या होता है या फिर लाल किला कहाँ है या फिर कोई भी चीज़ जो पढ़ा रहे हैं अब पहले हम उसको दिखाएँगे, दिखा के पढ़ाते थे। अब क्या है कि मूर्त से अमूर्त, अब सिर्फ़ अगर अब बच्चा जब बड़ा हो गया तो हम उसको सिर्फ़ बोल देंगे तो वो चीज़ें उसके माइंड में आ जाएगी, उसके बारे में वो सोचने लगेगा। उसको बोलते हैं अमूर्त, ठीक है? पहले प्रत्यक्ष वस्तुओं का अध्ययन कराया जाता है, बाद में अमूर्त विचारों का। विशेष से सामान्य, पर्टिकुलर टू जनरल, पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर सामान्य नियम बताए जाते हैं। कोई भी टॉपिक्स हम पढ़ा रहे हैं, पहले उसके एग्ज़ाम्पल्स दो, ठीक है? फिर उसमें जो रूल है, जो नियम है, वो बच्चों को समझाओ। अगर आप पहले नियम समझा दोगे, तो बच्चे को रुचि नहीं आएगी, इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है? वो फिर बोर होने लगते हैं। पहले आप उसको एग्ज़ाम्पल्स दो, फिर उसके जो नियम है, फिर उसको बताओ, ठीक है? इसी को बोलते हैं विशेष से सामान्य की ओर। मनोवैज्ञानिक क्रम, देखो साइकोलॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। विषय वस्तु विद्यार्थी की रुचि, क्षमता और आवश्यकता के अनुसार व्यवस्थित की जाती है। कंटेंट इज ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू लर्नर इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड नीड्स। जो कंटेंट्स होता है देखो बच्चे को, ताकि ऐसा कंटेंट हमारा होना चाहिए जो बच्चे क्या करे, रुचि बच्चे के अंदर रुचि पैदा करे, ठीक है? और ऐसा हो कि उसकी क्षमता के अनुसार हो। ऐसा नहीं कि क्लास 6 के बच्चों को जैसे हो गया, हम क्लास 8th की मतलब 8th की क्षमता कितना पढ़ा रहे हैं। जो नीड है उसी के अनुसार चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? अब हम आ जाते हैं अपना पाठ्य योजना, लेसन प्लान। इसका अर्थ, परिभाषा एवं जो भी आवश्यकता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। देखिए जैसा कि आप सभी को पता है ये हमारा वन शूट रिवीजन क्लास है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है। तो इसीलिए मैं स्पीड में पढ़ाने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ आप बातों को समझिए, पकड़िए, उसको रीड करिए, दोबारा-दोबारा पढ़िए, वीडियो को रोक-रोक के इसको देखिए क्या लिखा है। और वीडियो का पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आप ये नहीं कि आपने 2-4 मिनट की वीडियो देख ली, फिर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपने फिर तो नहीं, जब तक आप पूरा देखेंगे, सीक्वेंस से देखेंगे, फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो आई होप आपको ये कंटेंट जो एनालिसिस है उसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा, विषय वस्तु का जो विश्लेषण है, ठीक है? इसका अर्थ मैंने बता दिया, इसकी परिभाषा बता दी।
विषय वस्तु विश्लेषण की विशेषताएँ बता दी कैसे होते हैं, क्या होती हैं, ठीक है? फिर पाठ्य वस्तु तत्वों की विशेषताएँ बता दी हमने। अब पाठ्य वस्तु तत्वों का क्रमबद्ध संगठन बता दिया, ठीक है? तार्किक क्रम के 5 आधार होते हैं, हमने ये पढ़ा दिया। मतलब जो तार्किक क्रम है उसे कितने आधार हैं? 5 आधार हैं, ठीक है? कैसे हमारा कंटेंट कैसा होना चाहिए? जो हम तैयार करेंगे कंटेंट जो पढ़ाने का जो हम कंटेंट तैयार करेंगे क्लास में, वो कैसा होना चाहिए, ठीक है? अब आ जाते हैं हम पाठ्य योजना, लेसन प्लान। पाठ योजना का अर्थ, पाठ योजना एक पूर्व निर्धारित योजना है जिसके अनुसार शिक्षक किसी विषय को पढ़ाने की तैयारी करता है। इसमें शिक्षण, टीचिंग उद्देश्यों, विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण सहायक सामग्री तथा मूल्यांकन की व्यवस्था की जाती है। पाठ योजना शिक्षण कार्य को व्यवस्थित, प्रभावशाली तथा उद्देश्यपूर्ण बनाती है। A lesson plan is a pre-planned outline prepared by a teacher for teaching a lesson. It includes objective content, teaching methods, teaching aids, and evaluation producers. It make teaching systematic, effective and goal oriented. देखो पाठ योजना क्या होता है, पहले से ही निर्धार, ये क्या होता है, जो टीचर होता है क्लास में जाने से पहले ही ये क्या कर इसको बना लेता है। ये क्या करता है, किसी विषय के सब्जेक्ट को पढ़ाने की क्या होती है, तैयारी करता है, ठीक है? इसमें जो हमारे शिक्षण होते हैं, जो टीचिंग होती है, जो कंटेंट होते हैं, जो शिक्षण विधियाँ होती हैं, जो टीचिंग के जो मेथड्स होते हैं, और टीचिंग सहायक सामग्री, टीचिंग के जो एड्स होते हैं और मूल्यांकन की व्यवस्था की जाती है, ठीक है? देखो पाठ्य योजना की परिभाषा हम जान लेते हैं। देखो ये लिखा है कि लेसन प्लान इज़ अ प्री प्लान्ड, पहले से हम प्लान करते हैं, ठीक है? क्लास में जाने से पहले जो हम चीज़ें पढ़ के जाते हैं, किसके कैसे क्या चीज़ें पढ़ानी है, पहले हम क्या करेंगे, पहले किस तरह से स्टार्टिंग करेंगे, फिर एंडिंग कैसे करेंगे, यही होता है, ठीक है? पाठ्य योजना की परिभाषा है फैडलर के अनुसार, अगर एग्ज़ाम में परिभाषा आए तो आप ये लिख सकते हैं, बहुत ईज़ी है ये। पाठ्य योजना शिक्षक द्वारा कक्षा में शिक्षण के लिए पहले से बनाई गई विस्तृत योजना है, ठीक है? ये पढ़ने से ही समझ में आ रही है, बहुत ईजी, बहुत सरल परिभाषा है ये। लेसन प्लान इज अ डिटेल प्लान प्रिपेयर्ड इन एडवांस बाय ए टीचर फॉर क्लासरूम टीचिंग। तो लेसन प्लान क्या है, एक डिटेल प्लान है, ठीक है? ये एडवांस पहले से ही तैयार की जाती है, किसके द्वारा, टीचर के द्वारा, क्लासरूम के टीचिंग के लिए, ठीक है? देखो योगकम एवं सिम्पसन के अनुसार ये भी बहुत ही, सिम्पसन जो है इनके अनुसार ये भी अगर एग्जाम में आए तो ये बहुत इजी डिफिनीशंस हैं। पाठ योजना भविष्य में होने वाले शिक्षण कार्य का पूर्व नियोजित विवरण है। लेसन प्लान इज द एडवांस प्लानिंग ऑफ फ्यूचर टीचिंग एक्टिविटीज। देखो हम कोई टीचिंग कराने जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं क्लास में पढ़ाने से पहले, तो हम पहले से ये चीजें कर लेते हैं, पहले हम उसको क्या कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं कि हम कैसे पढ़ाएँगे, ठीक है? अब लेसन प्लान की आवश्यकता क्यों होती है, नीड क्यों होती है? शिक्षण को व्यवस्थित बनाने के लिए, पता है ना? अगर हम प्रिपेयर नहीं रहेंगे, पहले से ही अपने हम जो चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं, मैथ का मान लो कोई टॉपिक्स है, मैं पढ़ाने जा रही हूँ, मान लो मैथ का जैसे बच्चे को एंगल पढ़ाना है, ठीक है? तो अगर मैं पहले से तैयार करके नहीं जाऊँगी, क्लास में जाके फिर मैं बुक्स खोलूँगी, देखूँगी हाँ, ये कैसे क्या करूँगी, मतलब पहले स्टार्ट कैसे करूँ, फिर एंड कहाँ से करूँ, ठीक है? बच्चे को कैसे समझाऊँ? बच्चे को पता ही नहीं एंगल क्या होती है, ठीक है? पहले चेक करूँ कि बच्चे को आता है कि नहीं, एंगल के बारे में कुछ जानता है कि नहीं, इस तरह से मतलब चीज़ें ये होती है, ठीक है? अब पाठ्य योजना को जो नीड है शिक्षण को व्यवस्थित बनाने के लिए, ठीक है? टू मेक टीचिंग सिस्टमैटिक, जो हमारी टीचिंग होती है उसको सिस्टमैटिक बनाने के लिए, समय का जो सदुपयोग करने के लिए। अगर हम लेसन प्लान बना के लेके जाते हैं, तो क्या होता है, जितने भी मिनट्स का जो हमारा पीरियड होता है, 30-35 जितने मिनट्स का होता है, उतने में उसको हम खत्म कर पाते हैं, ठीक है? शिक्षा जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसे हम क्या करते हैं, अचीव कर पाते हैं। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने हेतु, देखो कंसीडर लर्नर नीड्स, जो जितने भी जो विद्यार्थी होते हैं उनको किस किस चीज़ की नीड है, क्या चीज़ कैसे, कौन सा बच्चा, क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, कोई स्लो लर्नर होता है, कोई फास्ट लर्नर होता है, तो उनकी नीड को ध्यान में रख के हम लेसन प्लान बनाते हैं, ठीक है? शिक्षण सामग्री के उचित चयन हेतु, देखो सुटेबल टीचिंग मटेरियल, किसी चीज़ को अगर मान लो हमें कि बच्चे को मैप के बारे में पढ़ाना है, ठीक है? तो मैप के बारे में पढ़ाना है तो हमें मैप ले जाना पड़ेगा ना, ये हमारी टीचिंग जो एड्स है उसको ले जाना पड़ेगा पहले से ही।
फिर हम कहाँ कैसे पढ़ाएँगे, बच्चों को कैसे दिखाएँगे? शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु, ठीक है? मेक टीचिंग इफेक्टिव। और लेसन प्लान हम क्यों बनाते हैं? ताकि हमारा जो टीचिंग है क्या हो, वो बहुत ही इफेक्टिव हो, ठीक है? अब पाठ्य योजना के जो लेसन प्लान के इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है? एडवांटेज, ठीक है? पाठ्य योजना के 5 प्रमुख लाभ हैं। 5 लेसन प्लान के 5 एडवांटेज हैं। शिक्षण को व्यवस्थित बनाती है, मेक टीचिंग सिस्टमैटिक, शिक्षक पूर्व तैयारी के साथ कक्षा में प्रवेश करता है, समय की बचत करती है, सेव टाइम्स, निर्धारित समय में पाठ पूरा कराया जा सकता है। आपको पता है अगर हम लेसन प्लान तैयार करके लेके जाएँगे, तो जो टाइम है, जैसे 35 मिनट का टाइम है, तो उसी अकॉर्डिंग हम लेसन प्लान तैयार करेंगे। फटाफट जो भी होगा बच्चे का पूर्व ज्ञान जाँचेंगे, फिर उद्देश्य, हमारा जो उद्देश्य होगा टीचिंग के बारे में हम जो पढ़ाने जाएँगे, पढ़ाना चाह रहे हैं हम उसके बारे में बच्चों को बता देंगे। फिर उनके जो भी चीज़ें होगी जल्दी बता देंगे, ठीक है? उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा उसको हम अचीव कर पाएँगे। शिक्षण उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से प्राप्त किया जा सकता है। आत्मविश्वास बढ़ाती है। देखो पहले से ही आप ही सोचो, जब पहले से ही आप किसी काम के लिए प्रिपेयर्ड होगे, तो जो आपका कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज़ होगा कि नहीं? आप किसी ची अभी आप एग्ज़ाम में जा रहे हो, मान लो आपका एग्ज़ाम है, तो अगर आप तैयारी नहीं किए किए रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लो रहता है, हाय में मतलब हम क्या लिखेंगे, 3 घंटे हम कैसे लिखेंगे? अगर हम यही चीज़ें पढ़ के जाएँगे, जहाँ से जो भी जैसे पढ़ रहे हैं, सुन के पढ़ रहे हैं, वीडियो सुन के पढ़ रहे हैं, देख के पढ़ रहे हैं, तो जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है? तो अगर टीचर लेसन प्लान को तैयार करके ले जाए कक्षा में, तो उसका जो आत्मविश्वास है, वो क्या होगा? रहेगा, इंक्रीज़ रहेगा। शिक्षक अधिक आत्मविश्वास के साथ पढ़ाता है, मूल्यांकन को सरल बनाती है, ठीक है? विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन सरल हो जाता है। देखो अगर हम बच्चे को एक अगर लेसन प्लान तैयार करके लेके जाएँगे, तो क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं। अगर हम एक प्रॉपर अच्छा लेसन प्लान बना के लेके जाएँगे, तो हर बच्चे को समझ में आएगा कि क्योंकि बच्चे के अकॉर्डिंग हम तैयार करेंगे। जो स्लो लर्नर है उसके अकॉर्डिंग भी, जो फास्ट है उसके अकॉर्डिंग भी। तो सारे बच्चों के जो मूल्यांकन है हम उसको अच्छे से कर पाएँगे, ठीक है? अब आ जाते हैं पाठ्य योजना के सोपान, ठीक है? स्टेप्स क्या हैं, लेसन प्लान के स्टेप्स क्या हैं? देखो, सबसे मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंस है ये, प्लीज़ ये एग्ज़ाम में हो सकता है पक्का आए, चाहे ये शॉर्ट में आए, चाहे ये लॉन्ग में आए, चाहे ये वेरी शॉर्ट में आए। हर्बर्ट द्वारा प्रतिपादित 5 सोपान, ठीक है? हर्बर्ट ने ये बताया था कि स्टेप्स बताए थे। पहला है हमारा भूमिका, इंट्रोडक्शन दो, ठीक हो? ठीक है, इंट्रोडक्शन दो। इसको बोलते हैं प्रिपरेशन। पाठ्य योजना का यह क्या है? पाठ्य योजना का प्रथम चरण है। इसमें विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जागृत किया जाता है। भूमिका मतलब आप क्लास में गए, पहले आप अपना मतलब अपना इंट्रोडक्शन दोगे, फिर जो आप पढ़ाने वाले हो उसका इंट्रोडक्शन दोगे, ठीक है? आप जो पढ़ाने वाले हो, जो बालक है उसके बारे में कुछ पहले से कुछ जानता है कि नहीं, पूर्व ज्ञान है कि नहीं उसको, ठीक है? अगर नहीं है तो आप उसको जागृत करोगे, ठीक है? प्रश्न पूछकर विद्यार्थियों को नए पाठ के लिए तैयार किया जाता है। जब हम जब को हम क्वेश्चन आंसर के थ्रू पढ़ाते हैं ना, तो बच्चा हमारे क्लास में इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे आपने क्लास में आए, अच्छे मतलब बढ़िया से आपने वो किया, इंट्रोड्यूस कराया, फिर आप क्वेश्चन करने लगे, बच्चों को इंक्लूड करने लगे। जैसे हमें पढ़ाना है यातायात के नियम या फिर यातायात का जो भी साधन है, तो हम क्लास में कहेंगे, बच्चों क्या आपको पता है? मतलब कार कहाँ चलती है, ये नाव कहाँ चलती फिर है कि नहीं? इस तरह से कुछ। भूमिका में क्या-क्या आता है? देखो भूमिका में जो होता है, इंट्रोडक्शन में आप पूर्व ज्ञान परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है? उनके जो नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है उसको चेक करिए, उसके बारे में आपको यातायात के बारे में कुछ पढ़ाना है, तो यातायात के बारे में बच्चा पहले से कुछ जानता है कि नहीं? ठीक है? रुचि उत्पन्न करेंगे हम, ठीक है? प्रश्नोत्तर पूछेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे और विषय का प्रवेश करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसके अंदर क्या प्रवेश कर जाएँगे, जो हमें पढ़ाना है, ठीक है? इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिलेशन, प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट इज़ एक्टिवेट, ठीक है? जो बच्चे का जो प्रीवियस नॉलेज है उसको हम एक्टिवेट करेंगे। लर्नर आर प्रिपेयर्ड फॉर न्यू लेसन थ्रू क्वेश्चनिंग, जो लर्नर होते हैं, वो क्वेश्चनिंग से क्या होते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है?
न्यू लेसन के लिए क्या हो जाते हैं, वो प्रिपेयर हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। इस चरण में शिक्षक नई विषय वस्तु प्रस्तुत करता है। जो हमने पूर्व ज्ञान जांच कर लिया बच्चे का, ठीक है, हमने बच्चे को इन्वॉल्व भी कर लिया, एक्टिव भी कर लिया, उनका उसका इंटरेस्ट बढ़ा दिया। अब हम चीज़ पढ़ाने वाले हैं, अब उसकी क्या करेंगे, हम उसको हम प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जो तथ्य है, जो फैक्ट है, जो सिद्धांत है, उदाहरण है, जो एग्जाम्पल चित्रों की सहायता से पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये हर्बर्ट के अनुसार 5 सोपान है। पहला है भूमिका, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, अब तीसरा आ जाते हैं तुलना एवं संबंध स्थापना। देखो, अब क्या करेंगे, नई जानकारी की तुलना पुराने ज्ञान से की जाती है। जो हमारी नई जानकारी है, जो मतलब हमने नई जानकारी दी, अब हम जो पुरानी बच्चों के पास जो जानकारी थी उससे कंपेयर करेंगे कि बच्चे में कुछ फर्क आया कि नहीं, बच्चे ने इसके बारे में कुछ जाना कि नहीं। तथ्यों के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। फैक्ट जो जिस बच्चा जो पहले से जानता था और जो मैंने बताया, जो फैक्ट्स हमने बताए वो उसमें कुछ रिलेशन हुए कि नहीं हुए, ठीक है। तुलना एवं संबंध स्थापना बोलते हैं, कंपेरिजन एंड एसोसिएशन। फिर चौथा है हमारा सामान्यीकरण, ठीक है। विद्यार्थी स्वयं निष्कर्ष निकालते हैं। जो जो इसका कंक्लूजन है, विद्यार्थी खुद से निकालते हैं। नियम, रूल, सिद्धांत अथवा सामान्य तथ्य विकसित किए जाते हैं, ठीक है। इसी में जो रूल्स होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, जो भी जनरल फैक्ट्स हैं, आप बता दो इसी में, ठीक है। अब इसका क्या करो, प्रयोग, एप्लीकेशन, अर्जित ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग कराया जाता है, ठीक है। अभ्यास, हल कराए जाते हैं। अब जो ज्ञान आपने बताया, जो बच्चे ने अर्जित किया, ठीक है, जो एक्वायर किया, जो जिस नॉलेज को बच्चे ने एक्वायर किया, अब वो अप्लाई करेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या करेगा, वो अप्लाई करेगा, ठीक है। अब उसके बाद अभ्यास प्रश्न हल कराए जाते हैं। फिर प्रैक्टिस एक्सरसाइज आर गिवन, जो प्रैक्टिस होती है उसको उसकी एक्सरसाइज कराई जाती है, ठीक है। देखो, अगर इस तरह से एग्जाम में पूछे पाठ योजना के सोपान बताओ, तो वैसे तो हैं, बहुत हैं, 7 है शायद, बट अगर सिर्फ ये पूछ ले कि पाठ योजना के सोपान बताओ, हर्बर्ट द्वारा प्रतिपादित 5 सोपान, तो सिर्फ ये बताना, भूमिका, प्रस्तुतिकरण, तुलना एवं संबंध स्थापना, कंपेरिजन एंड एसोसिएशन, सामान्यीकरण, इसका प्रयोग, एप्लीकेशन, ठीक है, 5 ये हो गए। अब आप पुनरावृत्ति, इसमें पुनरावृत्ति भी आती है। पाठ समाप्त होने पर मुख्य बिंदुओं की पुनरावृत्ति की जाती है, जो मेन मेन पॉइंट्स है उसको आप रिवाइज कर दो। प्रश्न पूछकर अधिगम की जांच की जाती है, ठीक है। चेक करो थ्रू क्वेश्चनिंग, जो लर्निंग कराया है आपने उसको चेक करो, ठीक है। अब बच्चों का क्या करो, इवैल्यूएशन कर दो, मूल्यांकन कर दो। देखो, विद्यार्थियों की उपलब्धि का आकलन किया जाता है। विद्यार्थियों ने अचीवमेंट ऑफ लर्नर इज असेस्ड, बच्चे ने जो आपने पढ़ाया, बच्चे ने उसको गेन किया कि नहीं, अचीव किया कि नहीं, वो उपलब्धि हासिल की कि नहीं, आप उसका क्या करोगे, आकलन करोगे, असिस्ट करोगे उसको, ठीक है। उद्देश्य प्राप्त हुए या नहीं, उसकी जांच की जाती है। जो आप लेसन प्लान करके जो 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 आपका जो उद्देश्य था, जो बताने का उद्देश्य था, जैसे यातायात के साधन के बारे में आपको बताना था, कितने प्रकार की होती हैं, किस तरह की होती हैं, ठीक है, यातायात कौन कौन से होते हैं, तो आप जो बताना चाह रहे थे वो सब बच्चे को मतलब बच्चा समझ पाया, जान पाया कि नहीं, यहीं पे हम अपना क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया पर आधारित पाठ योजना, लेसन प्लान बेस्ड ऑन इवेल्युएशन प्रोसेस, ठीक है। मूल्यांकन प्रक्रिया पर आधारित पाठ योजना का अर्थ, इस प्रकार की पाठ योजना में शिक्षण का मुख्य आधार मूल्यांकन होता है, ठीक है। In this lesson plan evaluation in the central basis of teaching, शिक्षक पहले उद्देश्यों को निर्धारित करता है और फिर उन्हीं उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण एवं मूल्यांकन करता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाना है। देखो, इसका पर्पस क्या होता है, इज टू ब्रिंग डिजायर बिहेवियरल चेंज इन लर्नर। देखो, इसका मतलब है, इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में, लर्नर में अपेक्षित व्यवहार, डिजायर्ड, जो आप चाहते थे, अपेक्षित मतलब जो आपने अपेक्षा की थी, डिजायर्ड बिहेवियर चेंज हुआ कि नहीं, ठीक है। तो इसका क्या उद्देश्य है, विद्यार्थियों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाना होता है। इट पर्पज इज टू ब्रिंग डिजायर बिहेवियरल चेंज इन लर्नर,
जो हम चाह रहे थे, जो हम अपेक्षित व्यवहार चाह रहे थे, वो लर्नर में परिवर्तन हुआ कि नहीं, ठीक है? देखो इसकी परिभाषा है, राइट स्टोन के अनुसार अगर परिभाषा पूछ दे तो आप लिख सकते हैं वह मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्धारण किया जाता है। इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंड टू विच इवैल्यूएशन ऑब्जेक्टिव हैव बीन अचीव्ड, ठीक है? तो जो इवैल्यूएशन है, जो मूल्यांकन है, वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो हमारे टीचिंग है, जो टीचिंग के हमारे उद्देश्य हैं, ठीक है? जो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्या करता है? बच्चे ने उसे प्राप्त किया कि नहीं, ठीक है? ठीक उसका निर्धारण करता है। अब आ जाओ मूल्यांकन के पद, मेजर मेजर इट्स स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन, उद्देश्यों का निर्धारण, ठीक है? शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। देखो जो हम टीचिंग कराएंगे क्लास में, कोई भी हम टीचिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, मान लो हम मैथ का एंगल पढ़ा रहे हैं, ठीक है? या फिर मैथ का नंबर पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, तो जो हमने एक उद्देश्य निर्धारित किया था ना कि बच्चे को एंगल्स के बारे में सब पता हो जाना चाहिए कि एंगल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है? इस तरह से तो वो जांचना है। उद्देश्यों के अनुसार अधिगम अनुभव का चयन किया जाता है। व्यवहार परिवर्तन का मापन, देखो विद्यार्थियों विद्यार्थियों में आए परिवर्तन का मापन किया जाता है। व्यवहार परिवर्तन का मापन, मेजरमेंट ऑफ बिहेवियरल चेंज। हमने देखो हम कुछ अगर कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो हमने हमने क्या किया, बच्चे से ये अपेक्षा की थी कि अपेक्षित, देखो टीचिंग का मतलब क्या है, देखो अगर लर्निंग का मतलब क्या है, सीखना तब होता है जब हम अपेक्षित व्यवहार में चेंज ला सकें। बच्चे के जो सीख रहा है उसके व्यवहार में अपेक्षित, कहते हैं ना, जो हम चाह रहे हैं वो चेंज ला सकें, तभी तो सीखना हुआ। अगर बच्चे ने सीखा नहीं, तो कुछ मैंने पढ़ाया तो कुछ वो उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं हो तो सीखना थोड़ी हुआ, ठीक है? विद्यार्थियों में आए परिवर्तन का मापन किया जाता है, ठीक है? अगर मैं बच्चे को एंगल, मान लो एंगल के बारे में बच्चे को पता था, पर बच्चे को ये नहीं पता था एंगल कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है? अब मैंने पढ़ा दिया, अब बच्चे को ये पता हो गया कि हाँ एंगल इतने टाइप्स के होते हैं, ठीक है? 90 डिग्री का एंगल होता है, 120 डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है, इस तरह से अगर बच्चे में वो परिवर्तन आए, उसके बारे में उसने जान लिया, इसका मतलब क्या है? तो जो हमारा इवैल्यूएशन है वो सही जा रहा है, हमने जो पढ़ा है वो सही किया है। अब आ जाओ मूल्यांकन, यह देखा जाता है कि उद्देश्य प्राप्त हुआ कि नहीं, ठीक है? सुधारात्मक कार्य, और अगर मान लो बच्चे ने वो अचीव नहीं किया, जो हम पढ़ाना चाह रहे थे, बच्चे वो नहीं सीख पाया, तो क्या करेंगे? रेमेडी देंगे, रेमेडियल मेजर, ठीक है? देखो ये क्या होता है, कमियों को दूर करने के लिए पुनः शिक्षण किया जाता है। मान लो आपको कोई बीमारी हुई है, ठीक है? तो आप डॉक्टर के पास गए, ऐसा तो नहीं है ना डॉक्टर ने मतलब कि आपको बिना देखे ही दवाई दे दी। डॉक्टर क्या बोलेगा कि मतलब एक पर्ची लिख के देगा, पहले जाओ खून की जाँच करा के लेके आओ, ठीक है? आपके खून खून में तो नहीं कमी है, कि आपको शुगर तो नहीं है, इस तरह ये कुछ चेकअप दे देता है वो। तो वो क्या हो गया? रेमेडी, वो कमी पता चल गई। अब उसने क्या किया? निदान किया, ठीक है? निदान किया। अब जो आप कमियाँ निकल के आई, जो कमियाँ निकल के आई, वो कमियों को क्या करेंगे हम? सुधार करेंगे। क्या करेंगे? उपचार करेंगे, सुधारात्मक कार्य करेंगे या उपचारात्मक रेमेडी करेंगे, ठीक है? रेमेडियल, ठीक? कमियों को दूर करने का पुनः शिक्षण किया जाता है। बस अब जो भी मान लो बच्चे में भी जो प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो मैं उसको दोबारा समझाऊँगी, कहाँ कमियाँ रह गई, ठीक है? उसको चेक करूँगी, देखूँगी, फिर उसको दोबारा समझाऊँगी, ठीक है? मूल्यांकन आधारित पाठ योजना, देखो इसमें क्या होता है, देखो हम लेसन प्लान के बारे में पढ़ रहे हैं, जो हम अब ये क्या था, मूल्यांकन प्रक्रिया पे आधारित पाठ योजना। जो हम लेसन प्लान बनाएंगे वो इवैल्यूएशन बेस्ड होगा, हम पढ़ाएंगे फिर उसका मतलब मूल्यांकन भी कर लेंगे साथ के साथ, ठीक है? मतलब जो भी चीज़ हमने पढ़ाया उसको जो भी हम सोच के गए थे, जो हम टारगेट बना के गए थे, बच्चा वो हासिल कर पाया कि नहीं कर पाया, लास्ट में उसको हम पूरा एंड तक ये चेक कर लेंगे कि हाँ वो चीज़ हुए कि नहीं, ठीक है? तो ये मूल्यांकन के प्रमुख पद थे, स्टेप्स थे ये। अब आ जाओ ये मूल्यांकन आधारित पाठ योजना का विकास। देखो डेवलपमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बेस्ड लेसन प्लान, तो क्या होता है कि कक्षा है आपका, कौन सी कक्षा, मतलब कक्षा 6th हो, कक्षा 7th हो गया, विषय आप डाल लो, कुछ भी डाल लो विषय,
टॉपिक्स मान लो सब्जेक्ट आपने डाल लिया साइंस, प्रकट जो टॉपिक्स था, टॉपिक्स में आपने डाल लिया मेजरमेंट, मेजरमेंट टॉपिक डाल लिया आपने, या फिर कोई और भी टॉपिक डाल लो, ठीक है। टाइम क्या रहेगा 35 मिनट या फिर 40 मिनट, बहुत जगह 40 मिनट क्लास होती है, बहुत जगह 30 मिनट की क्लास होती है। शिक्षण विधि, आप टीचिंग मेथड कौन कौन से यूज करोगे, ठीक है। और कोई चीज़ आपको समझाना है, मतलब एसएसटी आपको पढ़ाना है, तो आप उसमें कौन कौन सी शिक्षण विधि लगेंगी वो आपको उसके बारे में जानना हो, कौन कौन सी आप विधियाँ यूज करेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स, आपको जो जिसके बारे में मान लो एसएसटी के बारे में आप पढ़ा रहे हो जैसे, तो उसमें अगर ज्योग्राफी के बारे में बता रहे हो, पहाड़ नदियाँ, जिस तरह से कोई लोकेशन का मैप की जरूरत होगी, इंडिया के बारे में पढ़ा रहे हो तो मैप की जरूरत होगी कि नहीं, ठीक है, टीचिंग एड्स हो गया। मूल्यांकन तकनीक, आप जो इवेल्युएशन करेंगे उसकी टेक्निक क्या होगी, ठीक है। ये जैसे मान लो क्लास, आप जो ये है मूल्यांकन जो आधारित पाठ्य योजना का विकास, ठीक है, कैसे करेंगे आप, बनाएंगे कैसे, इस तरह से क्लास हो गया, सब्जेक्ट हो गया, टॉपिक्स हो गया, ड्यूरेशन हो गया, टाइम, टीचिंग मेथड्स, टीचिंग एड्स, इवेल्युएशन टेक्निक, ठीक है। मूल्यांकन आधारित पाठ्य योजना के मुख्य भाग, देखो इसमें क्या क्या होता है। हम क्या करते हैं, इसमें सामान्य सूचना है, जनरल इंफॉर्मेशन पहले देते हैं, ठीक है। हमारा क्या होती है, विद्यालय, कक्षा, विषय, तिथि, समय, आप क्लास में एंटर करते हो, तो मान लो न्यू टीचर हो तो इस तरह से भाई कक्षा कौन सी कक्षा है, ये सब्जेक्ट क्या है, डेट लिखते हो, ठीक है, टाइम लिखते हो, अपन ड्यूरेशन लिखते हो, ऊपर बोर्ड पे लिखते हो ना। फिर उद्देश्य, आपके कैसे उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य कि बच्चा कुछ जानता है कि नहीं, इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखता है। फिर उसके बाद हम फिर विशिष्ट उद्देश्य, फिर उसको हम ज़्यादा नॉलेज देंगे, उससे ज़्यादा नॉलेज देंगे, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया, टीचिंग प्रोसेस क्या होगी, भूमिका, प्रस्तुतिकरण, अभ्यास, फिर उसके बाद मूल्यांकन। मूल्यांकन में हम मौखिक प्रश्न करके पूछ लेंगे, लिखित प्रश्न से बच्चों को मतलब मूल्यांकन करें, गृह कार्य दे सकते हैं कि हाँ बच्चा एक करके लेके आएगा, लास्ट में हम देते हैं ना, ठीक है। देखो अब ये है कि यहाँ पे क्या है, प्रश्न इस तरह से एग्जाम में आ सकता है कि लॉन्ग में आ सकता है कि लेसन प्लान बनाओ, क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान हेतु पाठ्य योजना, लेसन प्लान फॉर क्लास 8 सोशल साइंस। देखो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यातायात के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सामान्य सूचनाएं, जनरल इंफॉर्मेशन हमने क्या दी, देखो विवरण क्या दिया, विद्यालय, जैसे विद्यालय कोई सा विद्यालय हो गया XYZ, ठीक है। कक्षा, कक्षा 8 हो गई, विषय सामाजिक विज्ञान हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, इधर होना चाहिए था, ये टाइपिंग मिस हो गया है थोड़ा सा। सामाजिक प्रकरण, सॉरी प्रकरण, प्रकरण मतलब टॉपिक्स, आपके टॉपिक्स क्या है, यातायात के साधन क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सामाजिक विज्ञान, आपका प्रकरण टॉपिक क्या है, यातायात के साधन, समयावधि क्या है 40 मिनट की, ठीक है। फिर आप इसमें डेट डेट डाल सकते हैं। फिर देखिए आपका सामान्य उद्देश्य क्या है, जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है, विद्यार्थियों को यातायात के साधनों का ज्ञान देना, फिर है विभिन्न यातायात साधनों के महत्व को समझाना, to provide knowledge of means of transport, to explain the importance of transport। इसका विशिष्ट उद्देश्य क्या है, पाठ के बाद विद्यार्थी यातायात का अर्थ बता सकेंगे, ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब ये होता है कि बच्चा वो बता सके जो पहले नहीं जानता था, ठीक है। यातायात के प्रकारों को पहचान कर सके, कितने प्रकार के हैं, ठीक है। जैसे स्थल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग में अंतर बता सके, दैनिक जीवन में इनके क्या महत्व बच्चा ये बता सके, ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य रहेगा, ठीक है। सामान्य उद्देश्य तो ये रहेगा, यातायात के साधनों का ज्ञान देंगे हम, विभिन्न यातायात साधनों के महत्व को समझाएंगे, ठीक है, जो भी आता है उनके महत्व समझाएंगे, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य हमारा ये रहेगा कि यातायात के बच्चा अर्थ बता सके, ठीक है, कितने प्रकार के हैं वो बता सके, इसका दैनिक जीवन में क्या महत्व है ये बता सके। उसके बाद हमारा क्या है, शिक्षण प्रक्रिया, टीचिंग प्रोसेस, उसके बाद हमारा टीचिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। देखो अगर एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में अगर पाठ्य योजना लेसन प्लान बनाने के लिए दे दे, तो आप देखो इस तरह से इसको ध्यान से पढ़ लो, इस तरह से आप बना सकते हो। तो साइड में दिनांक लिखना, फिर विद्यालय, विषय सब्जेक्ट क्या है उसका, उप विषय जो है, ठीक है, उसके बाद प्रकरण क्या है, कक्षा, कालांश जो टाइम होता है, समयावधि जो टाइम, ठीक है। कालांश मतलब जो मतलब अ, कौन सा पीरियड है, और समयावधि मतलब होता है कितने मिनट्स का है।
तो सामान्य उद्देश्य हमने पढ़ लिए, छात्रों को सामाजिक विज्ञान विषय का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास करना, छात्रों में सामाजिक जागरूकता विकास करना, छात्रों को यातायात के साधनों के महत्व से परिचित करना। विशिष्ट उद्देश्य हमारा क्या रहेगा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, यातायात के साधनों का अर्थ बता सकेंगे, यातायात के प्रकारों की पहचान कर सकेंगे, स्थल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग में अंतर बता सकेंगे, यातायात के साधनों के उपयोग एवं महत्व को समझ सकेंगे। देखो हमारे जो टीचिंग एड्स हैं, शिक्षण सहायक सामग्री, इसमें श्यामपट्ट हो गया, चार्ट हो गया, मानचित्र हो गया, चौक चित्र, मॉडल्स, ठीक है। अब आ जाओ, फिर पूर्व ज्ञान परिकल्पना करेंगे, छात्र यातायात के साधनों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। अब देखो पाठ्य वस्तु आधारित शिक्षण प्रक्रिया, कंटेंट बेस्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इधर देखो, पहले हम लिखेंगे पाठ्य वस्तु, कंटेंट एंड आइटम टू बी टॉट, वो कंटेंट्स और वो आइटम जो आप पढ़ाओगे, ठीक है, जो जिस तरीके से आप पढ़ाओगे, ठीक है। पूर्व ज्ञान, उद्देश्य एवं इधर इसके बाद देखो इधर पाठ्य वस्तु लिखोगे, फिर कंटेंट एंड आइटम टू बी टॉट, फिर उद्देश्य एवं विशिष्ट उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव विथ स्पेसिफिक स्पेसिफिक इन बिहेवियर टर्म्स, शिक्षण क्रियाएं, जो टीचर की एक्टिविटीज़ क्या हुई, छात्र क्रियाएं, पीपल्स एक्टिविटीज़ क्या है, तकनीकी एवं साधन, आपने किन किन साधनों का यूज़ किया, टेक्निक एंड एड्स का यूज़ किया, ठीक है। उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन, जो आपने उद्देश्य जो आप ऑब्जेक्टिव बना के लेके गए थे उसका क्या करो, मूल्यांकन करोगे, ठीक है। इस तरह से देखो, आ जाते हैं पहले पूर्व ज्ञान, छात्रों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, ठीक है। पहले क्या करेंगे, शिक्षक क्रिया में क्या करेंगे, प्रश्न, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस साधनों से जाते हैं, बच्चा उत्तर देगा बस, रेल, कार आदि। फिर इन साधनों को क्या कहते हैं, यातायात के साधन, ठीक है। टेक्निक क्या थी, प्रश्नोत्तर विधि थी, और उसमें हमारा क्या था, ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवेल्युएशन क्या हुआ, छात्र छात्र उत्तर देते हैं, उत्तर की शुद्धता, ठीक है। उद्देश्य कथन में अब हम क्या करेंगे, विषय से परिचित कराना, ठीक है, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट पे हम परिचित कराएंगे। तो हम बोलेंगे शिक्षक क्रियाएं में, आज हम यातायात के साधन का अध्ययन करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, कौन सी मेथड हमने अपनाया, टेक्निक, कथन विधि, ठीक है। अब इसमें रुचि उत्पन्न करना, ठीक है। उसके बाद यातायात के साधन, छात्रों में नवीन ज्ञान विकसित करना, जो छात्र जिस चीज के बारे में नहीं जानते यातायात को, उसको उस चीज के बारे में बताना। शिक्षक क्रियाएं क्या होंगी, आधुनिक युग में यातायात का महत्वपूर्ण स्थान है, इसके द्वारा हम कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकते हैं। तो छात्र इसमें क्या कर रहा है, छात्र क्रिया कर रहा है, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहा है। तकनीकी क्या थी, व्याख्यान टेक्निक क्या थी, व्याख्यान विधि थी हमारी, लेक्चर मेथड था, ठीक है। यातायात का महत्व बताएं, ठीक है। अब आ जाओ, फिर विकासात्मक प्रश्न क्या है, इसमें हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, चिंतन शक्ति का विकास कर सके बच्चा, ठीक है। प्रश्न है, टीचर एक्टिविटी में यातायात के साधनों से आप क्या समझते हैं, बच्चा उत्तर देगा, जिन स्थानों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया जाता है उन्हें यातायात के साधन कहते हैं। यातायात के साधनों का क्या कार्य है, यात्रियों एवं वस्तुओं का परिवहन करना, ठीक है। फिर ये कौन सी मेथड था, प्रश्नोत्तर विधि थी, उत्तर की गुणवत्ता, सही उत्तर, ठीक है। अब हम पढ़ाएंगे यातायात के प्रकारों का ज्ञान देंगे, हमारा उद्देश्य क्या है, प्रकारों का ज्ञान देंगे। यातायात के साधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, स्थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। छात्र सुनते हैं, अच्छा ये हमने किस टेक्निक से बताया बच्चों को, चार्ट या चित्र के माध्यम से बताया, ठीक है। यातायात के 3 प्रकार लिखिए, जो हमारा हम मूल्यांकन करेंगे। अब बोलेंगे यातायात के 3 प्रकार लिखिए। अब फर्स्ट है हमारा स्थल मार्ग, स्थल मार्ग की हम जानकारी देंगे, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा कंटेंट क्या है, कंटेंट क्या है हमारा, स्थल मार्ग, ठीक है। अब उद्देश्य क्या है हमारा, स्थल मार्ग की जानकारी देना। अब देखो, टीचर एक्टिविटी और छात्र एक्टिविटीज देखो, स्थल मार्ग 2 प्रकार के होते हैं, सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग। साथ इसमें छात्र सुनते हैं, फिर ये किसके माध्यम हमने क्या किस टेक्निक का यूज किया, चित्र एवं चार्ट का। स्थल मार्ग के 2 प्रकार बताइए, ठीक है। यहाँ पर हम इस तरह से प्रश्न दे सकते हैं बच्चों को इवेलुएट करने के लिए। सड़क मार्ग पर बस, ट्रक, कार आदि, रेल मार्ग, ठीक है। छात्र सुनते हैं, इसमें छात्र सुनते हैं, ये व्याख्यान विधि है, ठीक है। अब आ जाओ जल मार्ग, जल मार्ग का ज्ञान देंगे हम। जल मार्ग दो प्रकार के होते हैं, समुद्री जल मार्ग एवं आंतरिक जल मार्ग। छात्र सुनते हैं, फिर हमने किससे किया, मानचित्र से पढ़ा, कौन सी टेक्निक यूज की, कौन सा साधन, कौन सा एड्स यूज किया, ठीक है। शिक्षण, ठीक है।
ये मानचित्र था। जल मार्ग के प्रकार बताइए, इस तरह से प्रश्न दे सकते हैं, बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। हमारी जो कंटेंट है क्या है, वायु मार्ग। वायु मार्ग का ज्ञान देंगे, उद्देश्य हमारा यही रहेगा, वायु मार्ग का ज्ञान दें। वायु मार्ग के साधनों का प्रयोग यात्री तथा हल्के सामान के परिवहन में किया जाता है। ध्यानपूर्वक छात्र सुनते हैं यहाँ पे। फिर किससे किससे किया हमने, चित्र से किया। वायु मार्ग का एक उदाहरण दीजिए, ठीक है, ये हम बच्चों से पूछ सकते हैं। श्यामपटकार लेखन कौशल विकसित करना। अब इसमें हम हमारा टारगेट उद्देश्य क्या है, बच्चों का लेखन, राइटिंग स्किल्स डेवलप करना। शिक्षक मुख्य बिंदु श्यामपट्ट पर लिखते, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो लिखते हैं, छात्र नोट्स लिखते हैं। श्यामपट्ट टेक्निक क्या थी, हमने क्या यूज की, श्यामपट्ट। नोट्स पूर्ण किए गए या नहीं। अब हम देखो बच्चों को चेक करेंगे, कॉपी चेक करेंगे, जो मैंने लिखा है बच्चे ने वो हमारा उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन हो रहा है ना, जो हमने पढ़ाया बच्चे ने, जो हम करके बच्चे वो नोट्स बना रहा है कि नहीं, लिख रहा है कि नहीं। अब पुनरावृत्ति, हमारा जो कंटेंट है क्या है, पुनरावृत्ति। उद्देश्य हमारा क्या है, अधिगम की जांच करना, ठीक है। और शिक्षक शिक्षक क्रियाएं क्या है हमारी, यातायात के कितने प्रकार हैं, स्थल मार्ग क्या है, जल मार्ग के प्रकार बताइए। छात्र उत्तर देते हैं, ये हमने कौन सी विधि अपनाई, टेक्निक अपनाई, प्रश्नोत्तर विधि। और उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन हमारा क्या है, मौखिक मूल्यांकन, ठीक है। हमने कैसे किया, हमारा जो मूल्यांकन किया कैसे किया, इवेल्युएशन किया, मौखिक। गृह कार्य देंगे, ज्ञान को स्थायी बनाना। देखो गृह कार्य जो हमारा कंटेंट है, गृह कार्य हम क्यों देते हैं, ताकि बच्चे उसके बारे में अच्छे से जान के उसको जो नॉलेज हो क्या हो, स्थायी हो सके, ठीक है। अब टीचर एक्टिविटी क्या है, यातायात के साधनों एवं उनके उपयोग को अपनी कॉपी में लिखिए। छात्र गृह कार्य नोट करते हैं। फिर ये टेक्निक क्या थी, गृह कार्य थी, अगली कक्षा में जांच, ठीक है। हमारा मूल्यांकन क्या होगा कि हम जब जो होमवर्क करके ले आएंगे, तो जब कल अगली कक्षा में आएंगे तो इसका क्या करेंगे, चेक करेंगे। इसको क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। अगर एग्जाम में पाठ योजना बनाने के लिए दे दे, लेसन प्लान बनाने के लिए दे, प्लीज आप ऐसे आप बना सकते हो। इजी वे में, सबसे इजी वे में मैंने ये दिया है, बहुत ही अच्छा तरीका है। इसे आप वीडियो को रोक के एक दो बार अगर पढ़ लेंगे तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। और यहाँ ये जो वाइवा वगैरह होता है, हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम्स होता है, ये इसमें पूछ पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़िए और अपने अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाइए। तो अगर इस तरह से प्रश्न आए तो आप ये इस तरह से लेसन प्लान बना सकते हैं। इसलिए मैंने पिक्चर फॉर्म में अच्छे से समझा दिया, ठीक है। इसमें आपको प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने इसमें उससे अच्छे से समझा दिया। सामान्य उद्देश्य हो गया, विशिष्ट उद्देश्य हो गया, शिक्षण प्रक्रिया क्या क्या होगी, ठीक है। उसके बाद देखो भूमिका, शिक्षक प्रश्न पूछेगा, प्रस्तुतिकरण से यातायात के प्रकार हो गया, स्थल मार्ग इस तरह से दिया उसने, जल मार्ग, ठीक है, वायु मार्ग। अब पुनरावृत्ति करवाएगा, उसके बाद गृह कार्य, होमवर्क, ठीक है। अब आ जाते हैं हम डेली लेसन प्लान का अर्थ एवं परिभाषा। देखो अर्थ जान लेते हैं। दैनिक पाठ योजना वह पाठ योजना है जिसे शिक्षक प्रतिदिन एक विशेष पाठ को पढ़ाने के लिए तैयार करता है। इसमें शिक्षण जो टीचिंग उद्देश्यों, विषय वस्तु जो कंटेंट होता है, शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स, शिक्षण सामग्री तथा मूल्यांकन का पूर्व निर्धारण किया जाता है। ये शिक्षण को व्यवस्थित एवं प्रभावशाली बनाता है, ठीक है। डेली लेसन प्लान इज अ प्लान प्रिपेयर्ड बाय अ टीचर फॉर टीचिंग अ पर्टिकुलर लेसन्स ऑन अ स्पेसिफिक डे। देखो पाठ योजना जो हम बनाते हैं वही, देखो दैनिक पाठ योजना जो हम रोज डेली बना के लेके जा रहे हैं, जो कंटेंट हम डिसाइड किया हम ये पढ़ाएंगे, तो डेली हम जो जो बना रहे हैं, ठीक है, वही होता है, ठीक है। परिभाषा क्या है इसकी, दैनिक पाठ योजना शिक्षक द्वारा प्रतिदिन की शिक्षण गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए बनाई गई योजना है। अ डेली लेसन प्लान इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डेली टीचिंग एक्टिविटी प्रिपेयर्ड बाय अ टीचर, ठीक है। जो क्लास में डेली जो जाता है वो पहले से प्रिपेयर्ड होके आता है, उसी को बोलते हैं दैनिक पाठ योजना, ठीक है, डेली लेसन प्लान, ठीक है। दैनिक पाठ योजना का जो सामान्य प्रारूप क्या है, जनरल जो उसका फॉर्मेट क्या है, कैसे बनाते हैं, तो वही है, सेम है। सामान्य सूचनाएं दो, जनरल इन्फॉर्मेशन दो, विद्यालय का नाम, भाई कक्षा, विषय, प्रकरण, मतलब टॉपिक्स, तिथि बताओ, समयावधि। इस तरह से आप क्लास में पहले जाते हो यही तो करते हो, एक साइड लिखते हो कि आपका हाई सब्जेक्ट कौन सी क्लास की सब्जेक्ट है, कौन सा मतलब कौन सा पीरियड चल रहा है, कौन सी क्लास है, आप टाइम लिखते हो, डेट्स लिखते हो, ठीक है। अब उसके बाद हम उद्देश्य, आपका सामान्य उद्देश्य क्या है, बच्चों का सर्वांगीण विकास हेतु निर्धारित उद्देश्य, ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य क्या है, पाठ समाप्ति के बाद विद्यार्थियों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। आई होप आप लोगों को अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, ठीक है,
एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज आप समझ में आ गया होगा, ठीक है? जो हम अपेक्षा कर रहे हैं, जैसी अपेक्षा हम कर रहे हैं बच्चे के अंदर वही परिवर्तन आ जाए, ठीक है? वैसा बच्चा सीख जाए, उसके व्यवहार में वो आ जाए, ठीक है? बच्चा बच्चा वैसा करने लगे, वही है अपेक्षित परिवर्तन, ठीक है? पूर्व ज्ञान, अब बच्चे का प्रीवियस नॉलेज हम चेक करेंगे, विद्यार्थियों के पूर्व पूर्व अनुभव एवं ज्ञान का परीक्षण करेंगे, ठीक है? ठीक है, ये हम जो डेली पाठ्य योजना बनाते हैं इसका प्रारूप है, ठीक है? प्रस्तावना, प्रश्नों द्वारा नए पाठ की ओर ध्यान आकर्षित करना, ठीक है? इंट्रोडक्शन इसको बोलते हैं। फिर प्रस्तुतिकरण करेंगे, विषय वस्तु का क्रमबद्ध शिक्षण करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे, मुख्य बिंदुओं की पुनरावृत्ति करेंगे, ठीक है? मूल्यांकन करेंगे, अधिगम की जो जांच करेंगे, जो हमने पढ़ाया उसकी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। गृह कार्य, फिर घर के लिए ये किया जाने वाला कार्य, इसको गृह कार्य बोलते हैं, ठीक है? ठीक है, असाइनमेंट फॉर होम, ठीक है? ये हो गया हमारा, ये हमारा क्या था, दैनिक पाठ्य योजना, ठीक है? अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, इकाई योजना। यूनिट प्लान क्या होते हैं, इसका अर्थ और परिभाषा जान लेते हैं। इकाई योजना किसी विषय की एक पूर्ण इकाई को पढ़ाने हेतु बनाई गई एक विस्तृत योजना है। इसमें संपूर्ण इकाइयों के उद्देश्य, विषय वस्तु, शिक्षण विधियां एवं मूल्यांकन की व्यवस्था की जाती है। यह दीर्घकालीन शिक्षण योजना का प्रारूप है। यूनिट प्लान इज अ डिटेल्ड प्लान प्रिपेयर्ड फॉर टीचिंग अ कंप्लीट यूनिट्स ऑफ अ सब्जेक्ट. It includes objective, content, methods, and evaluation of the whole units. It is a long term teaching plan. ठीक है, देखो ये क्या है, लॉन्ग टर्म। देखो, एक सब्जेक्ट है, मान लो मैथ है, मैथ में 10 टॉपिक्स दिए हैं, ठीक है? कितने हैं, 10 टॉपिक्स। अब मान लो 3 महीने के अंदर हमें इस तरह से हमें इस तरह से प्लान करना है कि हम चार चार यूनिट लेके एक साथ चल रहे हैं, ठीक है? मतलब इस तरह से हमने 1 साल के अंदर में 1 साल तक हमें 3 या 4 यूनिट्स में सारा सिलेबस कवर करना है, इस तरह से। तो एक एक यूनिट में हम 3 या 4 चैप्टर्स लेते हैं, ठीक है? देखो, इकाई क्या है, ये जो यूनिट्स प्लान होता है वो दीर्घकालीन शिक्षण योजना का प्रारूप है। ये लॉन्ग टर्म में चलता है, ऐसा नहीं कि 5 दिन या 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाता है। ये 1 महीना, 2 महीना तक, 3 महीना तक चलने वाला क्या होता है, प्रोसेस होता है। जो हमारा लेसन प्लान होता है वो, देखो लेसन प्लान क्या होता है, जो हम जैसे हमारा सब्जेक्ट है, कोई टॉपिक्स है, फर्स्ट चैप्टर है हमारा, फर्स्ट चैप्टर को हम कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, ठीक है? एक चैप्टर बच्चों को कितने दिन क्लास चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते तक चैप्टर खत्म हो जाता है। लेकिन जो हमारी यूनिट होती है उसमें कई सारे चैप्टर्स आते हैं उसके अंदर, 3, 4, 5, जिस तरह से चैप्टर होंगे, नंबर ऑफ चैप्टर होंगे, उस तरह से हम एक यूनिट में 5 चैप्टर लिख सकते हैं, इस तरह से, ठीक है? इसमें क्या होता है, देखो इसकी डिफिनेशन हम जान लेते हैं। इकाई योजना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ऐसा संगठित समूह है जो किसी एक केंद्रीय विचार के चारों ओर निर्मित होता है, ठीक? इकाई योजना की आवश्यकता एवं महत्व क्यों है, इसकी आवश्यकता जान लेते हैं। शिक्षण को क्रमबद्ध बनाने हेतु, ठीक है? जो हम टीचिंग करा रहे हैं उसको सिस्टमैटिक ढंग से कराएं, ठीक है? फर्स्ट यूनिट में हम, जैसे हमने 3-4 यूनिट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक, 3-4 यूनिट्स बना लिए हमने। फर्स्ट यूनिट में हम 5 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, इस तरह से सेकंड यूनिट में हम 3-4 चैप्टर यूज कंप्लीट करेंगे, ठीक है? 3-4 महीने का हम प्लान बना लेते हैं कि फर्स्ट यूनिट में मान लो हमारा 4 टॉपिक्स है तो उसको हम 3 महीने में कवर करना है, इस तरह से, ठीक है? तो हम सिस्टमैटिक ढंग से चलेंगे। विषय वस्तु का उचित विभाजन करने हेतु जो हमारा कंटेंट है वो क्या होगा, प्रॉपरली और ऑर्गेनाइज्ड होगा, ठीक है? समय प्रबंधन के लिए, देखो कोई एक जैसे मान लो जो फर्स्ट चैप्टर था उसे मुझे फर्स्ट वीक, एक वीक में मतलब कंप्लीट करना है। अगर हम लेसन प्लान बनाते हैं इस तरह से तो वो कंप्लीट हो जाता है, इस तरह से, ठीक है? उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, प्रभावी मूल्यांकन हेतु, ठीक है? अब यूनिट प्लान का इंपॉर्टेंस क्या है, शिक्षण को व्यवस्थित बनाती है, बताना, मेक्स टीचिंग सिस्टमैटिक, समय की बचत करती है भाई, टाइम से सेव टाइम्स। अगर आप यूनिट प्लान पहले से बना लोगे कि हाँ मुझे 3 महीने तक 5 चैप्टर कंप्लीट करा देना है, तो आप टाइम को सेव कर पाओगे। जो हमारा उद्देश्य होता है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है उसको क्या करती है, अचीव करने में हेल्प करती है। मूल्यांकन को सरल बनाती है, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करती है, ठीक है? अब आ जाओ, इकाई योजना के उद्देश्य क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिट प्लान, शिक्षण को संगठित करती है, टू ऑर्गेनाइज टीचिंग, जो हमारा पढ़ा, देखो टीचिंग क्या होता है, मैंने बताया था,
क्लास में जो हम पढ़ाते हैं, जो पढ़ाने का तरीका है वही टीचिंग है, जो क्लास में जाके कुछ भी करता है, पढ़ाता है, ठीक है, वही टीचिंग होती है। जो हमारी टीचिंग है उसको ऑर्गेनाइज़ करता है, ठीक है? किस तरह किस कौन-कौन सा टॉपिक मतलब सब्जेक्ट जो चैप्टर है कैसे पढ़ाना है, फर्स्ट चैप्टर को जो है कितने टाइम देना है, 1 हफ्ता देना है या 2 हफ्ता, कितना लेंथ, बड़ा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, इस तरह से ऑर्गेनाइज़ होगा, ठीक है? संपूर्ण इकाई का व्यवस्थित अध्ययन कराना, ठीक है? विद्यार्थियों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाना। देखो, टीच द होल यूनिट सिस्टमैटिक। क्या है कि मान लो हमने फर्स्ट यूनिट में 5 चैप्टर लिए। अब फर्स्ट यूनिट में हमारा मतलब ये हमारा टारगेट रहेगा कि हम बच्चे को सिस्टमैटिक ढंग से वो 5 यूनिट्स की जो भी चैप्टर है वो अच्छे से पढ़ा दें, ठीक है? विद्यार्थियों में अपेक्षित व्यवहार परि बताया ना वही अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन मतलब टू ब्रिंग बिहेवियरल चेंज, ठीक है? विद्या शिक्षण और मूल्यांकन में समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट टीचिंग एंड इवैल्यूएशन, ठीक है? जो हम पढ़ा रहे हैं उसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। यूनिट टेस्ट होता है, आपको पता है, आपने स्कूल वगैरह में देखा है कि हर 2 महीने या 3 महीने, 4 महीने में तो पता है यूनिट टेस्ट है हमारा। तो क्या है ये? कोऑर्डिनेट करता है, जो हमने पढ़ाया उसी का क्या है, मूल्यांकन। हर हम उसको 1 महीने या 2 महीने या फिर 3 महीने के अंदर ले लेते हैं, ठीक है? जो भी एक यूनिट में जो भी चैप्टर्स पढ़ा है उसका हम क्या कर लेते हैं, टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है? ठीक? अधिगम को स्थायी बनाना, ठीक है? हमने 3 महीने का टारगेट बनाया था, 5 चैप्टर पढ़ाएँगे, 3 महीने में उसको पढ़ा के हमने क्या है उसका टेस्ट ले लिया। तो इससे क्या हो गया? अधिगम क्या हो गया? लर्निंग क्या होगी, परमानेंट होती है, ठीक है? इकाई योजना के प्रकार जान लेते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट प्लान। विषय केंद्रित इकाई योजना, सब्जेक्ट का सेंटर्ड यूनिट प्लान, ठीक है? इसमें विषय वस्तु को प्रमुखता दी जाती है। शिक्षण का केंद्र जो विषय होता है, जो टीचिंग का जो केंद्र है वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट्स होता है, ठीक है? अनुभव दूसरा है अनुभव केंद्रित इकाई योजना। इसमें विद्यार्थियों के अनुभव को महत्व दिया जाता है। शिक्षण बाल जो टीचिंग होती है बाल केंद्रित होती है, ठीक है? लर्नर एक्सपीरियंस आर गिवन इम्पोर्टेंस, ठीक है? उसके बाद ठीक, ये इकाई योजना के प्रकार आप जान लीजिए, ठीक? अब आगे हम पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। देखो, इकाई योजना निर्माण का सिद्धांत, जब हम इकाई यूनिट्स प्लान बनाते हैं तो उसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है? फर्स्ट है हमारा उद्देश्य का सिद्धांत, ठीक है? ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। इकाई योजना स्पष्ट एवं निर्धारित उद्देश्यों पर आधारित होनी चाहिए। मैंने आपको बताया जो हमारा उद्देश्य है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है? सभी शिक्षण क्रियाएं उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में होनी चाहिए। जो भी हम टीचिंग एक्टिविटीज करेंगे, ठीक है? देखो, यूनिट प्लान शुड बी बेस्ड ऑन क्लियर ऑब्जेक्टिव। जो हमारा यूनिट प्लान है वो हमारे क्लियर, जो हमारा ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है? यूनिट प्लान ऐसा होना चाहिए जो हमारे ऑब्जेक्टिव है उसको लेकर एकदम क्लियर रहना चाहिए, ठीक है? ऑल टीचिंग एक्टिविटीज शुड लीड टुवर्ड अचीवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। जितने भी टीचिंग्स जितने भी टीचिंग एक्टिविटी हम कराएंगे वो क्या होगी, टूवर्ड आगे, आगे की मतलब आगे जाएगी, दिशा आगे की दिशा प्रदान करेगी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको प्राप्त करने के लिए, ठीक है? संगठन का सिद्धांत, विषय वस्तु को क्रमबद्ध, ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, विषय वस्तु को, जो हमारा कंटेंट है उसको क्रमबद्ध, सिस्टमैटिक एवं तार्किक ढंग से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। कंटेंट शुड बी ऑर्गेनाइज और लॉजिकली एंड सिस्टमैटिकली, ठीक है? सरल से कठिन तथा ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना। टीचिंग शुड प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड नोन टू अननोन। देखो, टीचिंग जब भी कराएं आप हमेशा कैसे होनी चाहिए, बताया था मैंने पहले शुरुआत में, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, ठीक है? अनुभव का सिद्धांत, एक्सपीरियंस, विद्यार्थी के अनुभव एवं रुचियों का महत्व दिया जाना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो एक्सपीरियंस है, जो रुचि है, इसका ध्यान दिया जाना चाहिए यूनिट प्लान बनाते बनाते से पहले, ठीक है? नई जानकारी के पूर्व ज्ञान अनुभव से जोड़ना चाहिए, ठीक है? लर्नर एक्सपीरियंस एंड इंटरेस्ट शुड बी कंसिडर्ड। न्यू नॉलेज शुड बी लिंक्ड विथ प्रीवियस एक्सपीरियंस, ठीक है? लचीलेपन का सिद्धांत हो गया, योजना के आवश्यकता अनुसार परिवर्तन की गुंजाइश होनी चाहिए, ठीक है? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मूल्यांकन का सिद्धांत, ठीक? इवैल्यूएशन, शिक्षण के प्रत्येक चरण में मूल्यांकन की व्यवस्था होनी चाहिए जी। देखो, इवैल्यूएशन शुड बी इंक्लूड एट एवरी स्टेज ऑफ टीचिंग। अब देखो,
इकाई योजना बनाते समय ध्यान रखने कुछ योग्य बातें, जब हम यूनिट लेसन प्लान बनाते हैं, तो उसमें हमें कुछ चीज़ें ध्यान देनी होती है, ठीक है? उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए, ठीक? विषय वस्तु विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए, जो हमारे ऑब्जेक्टिव है शुड बी क्लियर, कंटेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू लर्नर्स लेवल, समय का उचित विभाजन किया जाना चाहिए, प्रॉपर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी मेड, ठीक है? शिक्षण सामग्री का चयन उचित हो, जो भी हम टीचिंग एड्स यूज़ करेंगे शुड बी सिलेक्टेड प्रॉपरली ढंग से, ठीक है? मूल्यांकन की व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए, जो इवैल्यूएशन मस्ट बी इंक्लूडेड, ठीक है? हम कोई अ, हम 5 टॉपिक्स का यूनिट बना के उसको पढ़ा के फिर लास्ट में हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम यूटी टेस्ट ज़रूर लें बच्चों का, ठीक है? इकाई योजना के प्रारूप क्या हैं? कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है? हमारा क्या है? फॉर्मेट ऑफ यूनिट प्लान। यूनिट प्लान सब्जेक्ट क्या है? सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, कक्षा 8। इकाई कौन-सी है? परिवहन एवं संचार, ठीक है? शिक्षण विधियाँ कौन-कौन सी होंगी? व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, चर्चा विधि, परियोजना विधि, इस तरह से। अब शिक्षण सहायक सामग्री जो टीचिंग एड्स हैं, मानचित्र, चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, इस तरह से पिक्चर्स वगैरह, ठीक है? सामान्य उद्देश्य क्या होंगे? परिवहन के साधनों का ज्ञान देना, परिवहन के महत्व को समझाना, विशिष्ट उद्देश्य विद्यार्थी के परिवहन के प्रकार बता सके, इस तरह से, ठीक है? मूल्यांकन आपको पता है मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न, गृहकार्य, ठीक है? देखो यूनिट 3 हमारी यहाँ पे खत्म हो गई है। यूनिट 3 में आपको पता था सिर्फ़ कंटेंट एनालिसिस, यूनिट प्लानिंग, लेसन प्लानिंग, ये 3 पॉइंट्स दिए थे। हमने इसके बहुत डिटेल में पढ़ाई कर ली है, ठीक है? अब देखो इसके कुछ वेरी शॉर्ट्स क्वेश्चन्स हैं, जैसे हर्बट द्वारा दिए गए 5 योजना के सोपान लिखिए, ठीक है? तो ये कौन-कौन से हैं? भूमिका, प्रस्तुतिकरण, तुलना एवं संबंध स्थापना, सामान्यीकरण और प्रयोग। हो सकता है ये शॉर्ट वेरी शॉर्ट में आ जाए, कहीं भी आ जाए, ठीक है? तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। पाठ योजना एवं इकाई योजना में अंतर। देखो लेसन प्लान और जो यूनिट्स प्लान होते हैं इसमें क्या डिफरेंट है? पाठ योजना देखो एक पाठ के लिए बनाई जाती है और जो इकाई योजना है वो संपूर्ण इकाई के लिए बनाई जाती है। जो पाठ योजना है वो अल्पकालीन योजना है, ठीक है? बता इसमें मतलब अ, कम समय के लिए होती है और जल्दी कंप्लीट हो जाती है। जो इकाई योजना है वो दीर्घकालीन योजना है। पाठ योजना एक पीरियड पीरियड के लिए होता है और जो इकाई योजना है कई पाठों के लिए होती है, ठीक है? पाठ योजना की परिभाषा फेडलर ने दी है। देखो इस तरह से पूछ सकता है कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? पाठ्य योजना शिक्षक द्वारा कक्षा शिक्षण के लिए पहले से बनाई गई विस्तृत योजना है। एग्जाम ऐसे पूछ सकता है वेरी शॉर्ट में कि ये किस परिभाषा किसने दी है? तो फैडलर ने दी है, ठीक है? पाठ्य योजना की विकासात्मक प्रणाली किसने दी है? हर्बट ने, ठीक है? हर्बट ने पाठ्य योजना की विकासात्मक प्रणाली प्रस्तुत की थी, ठीक है? पाठ्य योजना निर्माण का मूल्यांकन उपागम किसने दिया था? ठीक है? राइट स्टोन ने, ठीक है? मूल्यांकन उपागम दिया था, ठीक है? पाठ्य योजना का प्रारंभ किससे होता है? पाठ्य योजना का प्रारंभ विशिष्ट उद्देश्यों से होता है, ठीक है? हर्बट ने पाठ्य योजना कितने सोपान बताए हैं? 5। विषय वस्तु विश्लेषण क्या है? विषय वस्तु विश्लेषण वह प्रक्रिया है जिससे विषय को छोटे-छोटे भागों में विभाजित करके उनका अध्ययन किया जाता है, ठीक है? कंटेंट एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग सब्जेक्ट मैटर्स इनटू स्मॉलर यूनिट्स फॉर सिस्टमैटिक स्टडी। विषय वस्तु विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो कंटेंट का जो एनालिसिस का मेन एम क्या है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्या है? तो कंटेंट को क्या करना है? क्रमबद्ध सीक्वेंस तरीके से और लॉजिकल एवं प्रभावशाली ढंग से क्या करना? प्रस्तुत करना, ठीक है? अब है कि हमारा पाठ योजना क्या है? किसी पाठ को पढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा पूर्व में बनाई गई शिक्षण योजना को पाठ योजना कहते हैं। 1 नंबर का आ सकता है, ऐसे आप लिख सकते हैं। दैनिक पाठ योजना क्या है? प्रतिदिन पढ़ाए जाने वाले पाठ के लिए बनाई गई योजना को दैनिक योजना कहते हैं। इकाई योजना क्या है? किसी संपूर्ण इकाई को पढ़ाने के लिए बनाई गई विस्तृत योजना को इकाई योजना कहते हैं, ठीक है? इकाई योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संपूर्ण इकाई का व्यवस्थित शिक्षण कराना एवं उद्देश्य की प्राप्ति करना, ठीक है? मूल्यांकन क्या है? इवैल्यूएशन क्या है? शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा ज्ञात करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। जो हमने जो हमने टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किया था, उसे प्राप्त करने की सीमा की प्रक्रिया ही क्या है? मूल्यांकन है।
इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस, इवैल्यूएशन एक प्रोसेस है, वह प्रोसेस है जो डिटरमाइनिंग करता है एक्सटेंट टू विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैव बीन अचीव्ड। ठीक है, मूल्यांकन के पद कौन कौन से पद हैं? उद्देश्यों का निर्धारण, अधिगम, अनुभव का चयन, व्यवहार परिवर्तन का मापन, मूल्यांकन। ठीक है, अब क्या है? सुधारात्मक कार्य। ठीक है, पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। एक नंबर क्या आ सकता है? क्या योजना के कोई दो प्रकार लिखिए? विषय केंद्रित इकाई योजना एंड अनुभव केंद्रित इकाई योजना। ठीक है, मूल्यांकन आधारित पाठ योजना का मुख्य आधार क्या है? शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति एवं व्यवहार परिवर्तन का मापन। ठीक है, ये 18 क्वेश्चंस थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट थर्ड के। हमारे यूनिट फोर्थ आ गई। देखो यूनिट फोर्थ में हम क्या पढ़ेंगे? पाठ्यक्रम, करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, प्लेस ऑफ, इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्लेस ऑफ सोशल स्टडीज इन सेकेंडरी स्कूल करिकुलम। से जो माध्यमिक शिक्षा था हमारा, उसमें हमारे सोशल स्टडीज का क्या प्लेस था, क्या स्थान रहा है? प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम। ठीक है, सोशल साइंस के जो प्रिंसिपल्स है वो, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेक्स्ट बुक्स, जो अच्छी किताबें हैं, पाठ्य पुस्तकें, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? मूल्यांकन ऑफ सोशल साइंस टेक्स्ट बुक्स, जो सोशल साइंस के जो नोटबुक हैं, जो बुक्स हैं, उनका इवेल्युएशन। ठीक है, इसमें ये चीजें पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए अब हम यूनिट 4 को स्टार्ट करते हैं। माध्यमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम में स्थान, प्लेस ऑफ सोशल स्टडीज इन सेकेंडरी स्कूल करिकुलम। ठीक है, इसकी इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना के बारे में जान लेते हैं। सामाजिक अध्ययन माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह विद्यार्थियों को समाज, संस्कृति, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था तथा नागरिक जीवन का ज्ञान प्रदान करता है। Social studies is an important component of the secondary school curriculum. It provides knowledge about society, culture, politics, economics and civic life. ठीक है, तो सोशल स्टडीज है ये सेकेंडरी स्कूल करिकुलम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, ये क्या 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 कौन से मतलब जो नॉलेज प्रोवाइड करता है सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, सिविक्स के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। इसके अध्ययन से विद्यार्थी में सामाजिक चेतना, ठीक है, राष्ट्रीय एकता, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। द स्टडी ऑफ सोशल सोशल द स्टडी ऑफ सोशल स्टडीज डेवलप सोशल अवेयरनेस, सामाजिक चेतना, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता, डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एमंग स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो आधार क्या है? जो अगर सामाजिक अध्ययन को, सोशल स्टडीज को सेकेंडरी स्कूल करिकुलम में उसको लाया गया है, तो इसका आधार क्या है? तो फर्स्ट है हमारा समाज शास्त्रीय आधार, सोशियोलॉजिकल बेसिस। ठीक है, सामाजिक अध्ययन विद्यार्थियों को समाज की संरचना, संगठन एवं कार्य प्रणाली का ज्ञान प्रदान करता है। सोशल स्टडीज प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, इसके माध्यम से विद्यार्थी सामाजिक संस्थाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों एवं सामाजिक मूल्यों को समझते हैं। यह विद्यार्थियों में सामाजिक समायोजन तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करता है। समाज शास्त्रीय आधार कहने का मतलब जो समाज में जो चीजें हो रही हैं, जो हमारा रीति है, जो हमारे कल्चर है, ठीक है, जो हमारे ट्रेडिशन, जो हमारे कस्टम्स हैं, जो हमारे वैल्यूज हैं, ठीक, उसका बच्चे के अंदर उसको क्या करना है? डेवलप करना है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वो एडजस्टमेंट बच्चे के अंदर क्या करना है? सब विकसित करना है। ठीक है, अब ये मतलब ये बोल रहा है कि जो सोशल स्टडीज है सेकेंडरी स्कूल करिकुलम में मतलब कैसे आई, इसका क्या आधार था? पहली बात फर्स्ट क्या है हमारा? समाजशास्त्रीय आधार। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? समाज में जो भी चीजें हैं, परंपराएं, कस्टम, जो भी चीजें समाज की संरचना, संगठन, कार्यप्रणाली, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब बताओ दार्शनिक आधार क्या है? फिलोसफिकल बेसिस। सामाजिक अध्ययन का आधार विभिन्न दार्शनिक विचारों पर आधारित है। यह सत्य, न्याय, समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता जैसे मूल्यों का विकास करता है। इसका उद्देश्य आदर्शों एवं उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण करना है। देखो इसमें क्या है कि जो 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 हमारे दार्शनिक हैं, जो हमारे फिलोसफर हैं, उन्होंने अपने अपने विचार दिए हैं। जैसे आदर्शवाद हो गया, ठीक है, प्रयोगात्मकवाद हो गया,
प्रकृतिवाद हो, इस तरह से कुछ दिया है ना, तो उसमें क्या होता है कि इसमें सत्य, न्याय, समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता जैसे मूल्यों का विकास करता है, ठीक है। एक उत्तरदायित्व नागरिक बनाता है, ठीक है। आइडिया एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ठीक है। ट्रूथ, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड ह्यूमैनिटी, ठीक है। अब इसका राजनीतिक आधार क्या है? सामाजिक अध्ययन विद्यार्थियों को संविधान, लोकतंत्र एवं शासन प्रणाली का ज्ञान प्रदान करता है, ठीक। इसमें क्या करता है वो? सोशल स्टडीज प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द देखो संविधान, संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी एंड सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट्स, क्या करता है ये? जो जो स्टूडेंट्स हैं मतलब उनको संविधान के बारे में, जो डेमोक्रेसी है उसके बारे में, जो भी सिस्टम है गवर्नमेंट्स के उसके बारे में जानकारी देता है, ठीक है। यह नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करता है। यह राष्ट्रीय एकता तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ बनाता है, ठीक है। क्या करता है, ठीक है। अब इसका आर्थिक आधार जान लेते हैं। सामाजिक अध्ययन विद्यार्थियों को उत्पादन, वितरण, उपभोग संसाधनों के उपयोग का ज्ञान देता है। सोशल स्टडीज प्रोवाइड नॉलेज अबाउट प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है। जो हम देखो जो सामाजिक अध्ययन है, अगर हम इसका आर्थिक आधार जाने, इसका इकोनॉमिक्स बेसिस जाने, तो जो जो प्रोडक्ट जो भारत में जो चीजें प्रोडक्ट हो रही है, ठीक है, जो उत्पादन हो रहा है, जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, जो उसका कंजप्शन है, जो भोग है, उपभोग हम जो यूज कर रहे हैं, उन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन, ठीक है, इस तरह से के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह आर्थिक समस्याओं तथा उनके समाधान की समझ विकसित करता है। इट डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम एंड दियर सॉल्यूशन। इसके अध्ययन से आर्थिक उत्तरदायित्व एवं वित्तीय जागरूकता का विकास होता है। देखा, अगर अगर इस तरह से एग्जाम में पूछ ले कि उसका आधार क्या क्या है, तो आप ये हेडिंग्स डाल के इसके अंदर अपने आप लिख सकते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर जानते रहेंगे तो अपने आप बना के लिख भी सकते हैं। मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम बालकों की रुचि और आवश्यकताओं एवं विकास स्तरों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। यह विद्यार्थी की जिज्ञासा, चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास करता है। यह समस्या समाधान एवं निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। तो शैक्षिक आधार क्या है? सामाजिक अध्ययन ज्ञान, कौशल एवं दृष्टिकोण के विकास का महत्वपूर्ण साधन है। ये देखो, सोशल स्टडीज इन एन इम्पॉर्टेंस मीन्स फॉर डेवलपिंग नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। इट हेल्प स्टूडेंट बिकम अवेयर एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ठीक है। थ्रू दिस सब्जेक्ट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आर अचीव इफेक्टिवली, ठीक है। इसके माध्यम से शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, ठीक है। वैज्ञानिक आधार क्या क्या है इसका हम जो माध्यमिक शिक्षा में इंक्लूड करेंगे, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है? सामाजिक अध्ययन में तथ्यों के संग्रह, विश्लेषण एवं निष्कर्ष पर बल देता है। सोशल स्टडीज एम्फेसाइजेस द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स। यह विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं तार्किक सोच विकसित करता है। इट डेवलप्स साइंटिफिक एटीट्यूड एंड लॉजिकल थिंकिंग एमंग लर्नर, ठीक है। समाज इसके अंदर आप लिख सकते हैं, ठीक। अब आ जाइए पाठ्यक्रम का अर्थ, मीनिंग ऑफ करिकुलम। अब करिकुलम क्या होता है ये हम जान लेते हैं। पाठ्यक्रम उन सभी अनुभव का समूह है जो विद्यालय विद्यार्थियों को उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रदान करता है। Curriculum is the sum total of all experience provided by the school for the holistic development of learner। यह केवल विषय वस्तु तक सीमित नहीं होता, बल्कि शिक्षण सह शैक्षिक गतिविधियों तथा मूल्यांकन को भी सम्मिलित करता है, ठीक। देखो कहने का मतलब, देखो जब बच्चा स्कूल में जाता है, एंटर करता है, तो जो ये पूरे एक साल का जो प्लान होता है, ठीक है, जो पूरे एक साल का प्लान होता है कि ये पूरे एक साल में स्कूल बच्चों को क्या क्या प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, क्या क्या चीजें उसको प्रोवाइड कराएगा, क्या क्या पढ़ाए, कैसे पढ़ाए। देखो वो ऑल एक्सपीरियंस का वो क्या है? टोटल है, सम है। जो कौन प्रोवाइड कराता है? स्कूल, ठीक है। और ये सब स्कूल प्रोवाइड क्यों कराता है? ताकि बच्चों को क्या हो सके? सर्वांगीण विकास हो सके। सर्वांगीण कहने का मतलब बच्चे का शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, ठीक है, मानसिक विकास, इस तरह के जो भी विकास होते हैं बच्चे का सब हो सके, ठीक है। यह देखो, इट इज नॉट लिमिट टू सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट तक बस सीमित नहीं होता, बट आल्सो इंक्लूड टीचिंग एक्टिविटीज। इसके अंदर जो आपके शिक्षण एक्टिविटी आती है, ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज। देखो
टीचिंग एक्टिविटी क्या होती है? जिसे आप क्लास में जो आप पढ़ाते हो, क्लास के अंदर जो आप जाके जो टीचिंग कराते हो वो हो गई। को-करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होगी? जो बाहर जैसे बच्चे खेल के मैदान में जो सीखते हैं, है ना? गेम्स कराते हैं, जो आप गेम करा रहे हो, खेल-खेल में कोई चीज़ें करा रहे हो, वो होती है, ठीक है? इसके पाठ्यक्रम की परिभाषाएँ जान लेते हैं। ये बहुत ही फ़ेमस है, हेनरी जे ऑटो। ये एग्ज़ाम अगर आए तो आप ये लिख सकते हैं। पाठ्यक्रम उन सभी अनुभवों का योग है, जिन्हें विद्यालय विद्यार्थियों के विकास के लिए उपलब्ध कराता है। करिकुलम इज़ द सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंस प्रोवाइड बाय स्कूल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, ठीक है? दूसरी परिभाषा है हमारा कनिंघम के अनुसार, ये भी आप लिख सकते हैं, बहुत ईज़ी है। पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में वह साधन है जिसके द्वारा वह बालक का विकास अपने उद्देश्यों के अनुसार करता है। देखो, इनकी परिभाषा वन ये अतिलकुत्री में पूछ लेते हैं, जो वेरी छोटा था उसमें पूछ लेते हैं कि पाठ्यक्रम शिक्षक, जो शिक्षक होता है, के हाथ में वह साधन है, ठीक है? वह रिसोर्स है जिसके द्वारा वह बालक का विकास, डेवलपमेंट अपने उद्देश्यों के अनुसार करता है, ठीक है? अब मुनरो, पाठ्यक्रम में वे सभी गतिविधियां सम्मिलित हैं जिनका उपयोग विद्यालय शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु करता है। देखो, करिकुलम में वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड है। करिकुलम इंक्लूड ऑल एक्टिविटी यूज्ड बाय द स्कूल। यूज कौन करता है? स्कूल करता है, ठीक है? टू अचीव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। उसको क्यों क्यों करता है? यूज क्यों करता है? ताकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव, जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, उसको क्या करे, वो अचीव कर सके, ठीक है? माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार, सेकेंडरी एजुकेशनल एजुकेशन कमीशन के अनुसार, विद्यालय के संरक्षण में प्राप्त होने वाले सभी अनुभव पाठ्यक्रम कहलाते हैं। अगर एक बच्चा विद्यालय में एडमिशन करा लेता है, ठीक है, तो वो उसके विद्यालय के अंदर रह कर, ये नहीं, देखो करिकुलम की मतलब ये नहीं जो क्लास में जो टीचिंग कराई जा रही है उससे पूरा स्ट्रक्चर होता है। अगर बच्चा लंच में बाहर खेल रहा है तो वो भी करिकुलम का एक हिस्सा है। बाहर जो खेल रहा है, जो हम स्पोर्ट्स खिलाते हैं, को करिकुलम एक्टिविटीज होती है, जैसे गेम कोई बच्चों को खिला रहे हैं, ये भी हमारी क्या है, ये करिकुलम का हिस्सा है, ठीक है? प्रेयर असेंबली हो गई, ये भी हमारा करिकुलम का एक हिस्सा है, ठीक है? किस तरह से चलना चाहिए, कैसे बातें करना चाहिए, ठीक है? हर चीज़, ये सब जो हम विद्यालय के अंदर जैसे एंटर करते हैं, उसका जो भी एक जो चीज़ें क्या करते हैं, मतलब बनाई गई जो गाइडेंस कि हाँ, विद्यालय में ऐसे रहना चाहिए, वो सब क्या है, करिकुलम है, ठीक है? ऑल एक्सपीरियंस गाइड अंडर द गाइडेंस ऑफ स्कूल। वो सारे अनुभव जो गाइड किए जाते हैं किसके अंडर में? स्कूल के अंडर में, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूट द करिकुलम। तो वो क्या होता है? करिकुलम कहलाता है, ठीक है? अब देखो, पाठ्यक्रम के आधार क्या है? बेस ऑफ करिकुलम, ऐतिहासिक आधार। पाठ्यक्रम का निर्माण राष्ट्र के इतिहास, जो हमारा करिकुलम है, उसका हम निर्माण, देखो ऐतिहासिक आधार कैसे हो सकता है, इसके अंदर हम लिख सकते हैं, पाठ्यक्रम का निर्माण राष्ट्र के इतिहास, परंपरा एवं सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखकर किया जाता है, ठीक है? डेवलप बाई कंसिडरिंग द हिस्ट्री, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ नेशन, ठीक है? यह विद्यार्थियों में राष्ट्रीय गौरव एवं ऐतिहासिक चेतना का विकास करता है, ठीक है? इसका सामाजिक आधार क्या है? सोशल सोशल बेस क्या है? पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकताओं एवं समस्याओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। यह सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास करता है, ठीक है? इसका सांस्कृतिक आधार क्या है? पाठ्यक्रम संस्कृति, परंपरा एवं विरासत के संरक्षण का माध्यम है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सांस्कृतिक धरोहर का हस्तांतरण होता है, ठीक है? मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? पाठ्यक्रम बालक की रुचियों और आवश्यकताओं एवं क्षमता के अनुरूप होता है। यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखता है। वैज्ञानिक आधार क्या है इसका? देखो, मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज आर इंक्लूड इन द करिकुलम, ठीक है? पाठ्यक्रम में आधुनिक विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान को स्थान दिया जाता है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं अनुसंधान भावना विकसित करता है। इट डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड एंड रिसर्च माइंडनेस, ठीक है? इसका दार्शनिक आधार क्या है? मैंने भी बताया आपको, शिक्षा के उद्देश्य एवं स्वरूप दर्शन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। विभिन्न दार्शनिक विचारधारा पाठ्यक्रम निर्माण को प्रभावित करते हैं। डिफरेंट जो फिलोसफिकल हैं, स्कूल्स हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं करिकुलम को, ठीक है? इसके अंदर आगे जैसे हमारा आदर्शवाद। आदर्शवाद क्या करता है? चरित्र निर्माण एवं नैतिक मूल्य पर बल देता है, ठीक है? आइडियलिज्म क्या करता है? करेक्टर और फॉर्मेशन एंड
मोरल वैल्यूज पे मतलब ज्यादा फोकस करता है ये। प्रकृतिवाद हमारा नेचरलिज्म क्या कहता है, प्रकृतिवाद बालक के प्रकृति विकास एवं स्वतंत्रता पर बल देता है कि बच्चों को क्या करो तुम, फ्रीडम दो, बच्चों को फ्रीडम दो, ठीक है, खुद से करे बच्चा, नेचर में ग्रो हो, ठीक है। यथार्थवाद क्या करता है, यथार्थवाद वास्तविक जीवन एवं व्यवहारिक ज्ञान को महत्व देता है। जो रियलिज्म है, गिवन रियल, रियल लाइफ कहते हैं ना, रियल लाइफ से रिलेटेड होता है। जो रियलिज्म है गिव्स इंपॉर्टेंस टू रियल लाइफ सिचुएशन एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रयोजनवाद, ये क्या है, प्रयोजनवाद करके सीखने एवं अनुभव आधारित शिक्षा पर बल देता है। प्रैग्मेटिज्म एम्फेसिस लर्निंग बाय डूइंग एंड द एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन। जो शिक्षा होगी कैसी होगी, वो अनुभव आधारित होगी, ठीक है। अब आ जाओ पाठ्यक्रम एवं पाठ्य वस्तु, सिलेबस में अंतर क्या है, डिफरेंट बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, ठीक है। इससे आप अच्छी तरह समझ जाएंगे करिकुलम क्या है, ठीक है। पाठ्यक्रम संपूर्ण शैक्षिक अनुभवों का समूह है। करिकुलम इज द टोटली ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंस। एजुकेशन में जब तुम शैक्षिक जब जब तुम अनुभव ले रहे थे, एजुकेशन शिक्षा ले रहे थे, जो तुम्हें एक्सपीरियंस हुए, जो तुम्हें अनुभव हुए, वह क्या है, टोटली वह सारे क्या है, पाठ्य करिकुलम है। इसमें शिक्षण, जो टीचिंग, सह शैक्षिक गतिविधियां, को करिकुलर एक्टिविटी एवं मूल्यांकन, इवेल्युएशन क्या है, इवेल्युएशन एक्टिविटीज क्या है, इंक्लूड है, ठीक है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, ठीक है। पाठ्य वस्तु क्या है, ये सिलेबस, जो ये सिलेबस है पाठ्यक्रम का एक भाग है, ठीक है। पूरे स्कूल का जो करिकुलम है, जो, ठीक है, सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम करिकुलम का एक भाग है। सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम। ये 1 नंबर का आ सकता है, बहुत है, मोस्ट इंपॉर्टेंस है ये, इसको ध्यान दीजिएगा ये, ठीक है। इसमें केवल पढ़ाए जाने वाले विषय एक अध्याय शामिल होता है। सिलेबस में जो आप पढ़ाते हैं बस एक सब्जेक्ट शामिल है। इट इंक्लूड्स ओनली द टॉपिक्स एंड चैप्टर टू बी टॉट। इसका उद्देश्य विषय विशेष ज्ञान प्रदान करना है। जो इसका ऑब्जेक्टिव है, प्रोवाइड नॉलेज प्रोवाइड करता है पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, देखो पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, इस तरह से प्रश्न आ सकता है, सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम निर्माण के आधारभूत या मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं। देखो ये तो पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, आप तो बता ही सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करिकुलम, एक्सप्लेन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स करिकुलम कंस्ट्रक्शंस इन सोशल स्टडीज। देखो जब सामाजिक अध्ययन का जो करिकुलम हम बनाते हैं तो उसका आधार मतलब मूलभूत जो सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। पहले थोड़ा सा यहाँ पे करिकुलम के बारे में जान लेते हैं। पाठ्यक्रम का अर्थ, पाठ्यक्रम उन सभी अनुभवों, क्रियाओं एवं गतिविधियों का समूह है जो विद्यालय विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदान करता है, ठीक। करिकुलम मैंने भी आपको बताया, ये पाठ्यक्रम केवल विषय वस्तु तक सीमित नहीं बल्कि इसमें शिक्षण विधियां, सह शैक्षिक गतिविधियां तथा मूल्यांकन भी शामिल होते हैं, ठीक है। सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम निर्माण के आधारभूत सिद्धांत, जो सोशल सोशल स्टडीज है, ठीक है, उसका करिकुलम बनाने के लिए जो मूलभूत जो सिद्धांत है, ठीक है, वो क्या क्या है। सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी लाइफ, सामुदायिक जीवन से संबंध, जो हमारी कम्युनिटी है, ठीक है, जो हमारा समाज है, उससे क्या होना चाहिए, उससे संबंधित होना चाहिए। पाठ्यक्रम समाज एवं समुदाय की आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। जो हमारा करिकुलम है शुड बी बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ सोसाइटी एंड कम्युनिटी, ठीक है। जीवन संबंधिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ सेंटर्डनेस, ठीक है। पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन से जुड़ा होना चाहिए। जो हमारा करिकुलम है शुड बी रिलेटेड टू द रियल लाइफ ऑफ द लर्नर। क्रियाशीलता का सिद्धांत, विद्यार्थियों को करके सीखने का अवसर मिलने चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, स्टूडेंट्स शुड गेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न बाय डूइंग। समावेशन का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। विभिन्न सामाजिक जो विज्ञान है विषयों का समन्वय होना चाहिए। डिफरेंट जो सोशल साइंस है सब्जेक्ट शुड बी देखो इंटरग्रेट करने का मतलब एकीकृत होना चाहिए। एकीकृत का मतलब देखो कैसे, इंटीग्रेटेड मतलब कि जो भी जैसे इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, नागरिक शास्त्र, इसको इंटीग्रेट करके पढ़ाओ, एक साथ एकीकृत करके पढ़ाओ, ठीक है। एक साथ समन्वय, उनमें क्या होना चाहिए, समन्वय, इंटीग्रेशन होना चाहिए उसमें, ठीक है। विविधता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ वैरायटी, ठीक है। पाठ्यक्रम में विविध अनुभव एवं
गतिविधियाँ शामिल होना चाहिए। द करिकुलम शुड इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस, बहुत टाइप के जो एक्सपीरियंस है वो और एक्टिविटीज़ शामिल होना चाहिए, ज़ाहिर-सी बात है। अनुभूतियों की पूर्णता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्लीटनेस एक्सपीरियंस, मतलब पूरी टोटली जो करिकुलम है, वो अनुभव पर आधारित होना चाहिए, ठीक है? विद्यार्थियों को पूर्ण एवं सार्थक अनुभव प्राप्त होने चाहिए। लर्नर शुड रिसीव कंप्लीट एंड मीनिंगफुल एक्सपीरियंस। उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी, पाठ्यक्रम जीवनोपयोगी एवं व्यवहारिक होना चाहिए। जो करिकुलम है शुड बी यूजफुल एंड पार्टिकल्स इन डेली लाइफ, ठीक है? अब सामाजिक अध्ययन की पाठ्य वस्तु का चयन, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर सोशल साइंस, सोशल स्टडीज, ठीक है? जो सामाजिक अध्ययन जो सोशल स्टडीज है उसकी पाठ्य वस्तु, ठीक है, का चयन कैसे करेंगे हम, सिलेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है? फर्स्ट है हमारा बुनियादी आवश्यकताओं से संबंधित होना चाहिए, ठीक है? रिलेटेड टू बेसिक नीड्स, भोजन, वस्त्र, आवास, जैसे होता है ना क्लॉथ, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, सामाजिक व्यवहार से संबंधित होना चाहिए, जैसे हो गया हमारी फैमिली, सोसाइटी एंड सिविक्स लाइफ, सामाजिक आर्थिक व्यवहार से संबंधित सामग्री होनी चाहिए। इसमें उत्पादन, उपभोग एवं व्यापार, जैसे प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड ट्रेड, मटेरियल रिलेटेड टू सोशल इकोनॉमिक बिहेवियर, ठीक है? सतत सामूहिक सामग्री होनी चाहिए। कंटिन्यूअस कम्युनिटी मटेरियल, सामुदायिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन, जो भी कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज है वो होना चाहिए। भौतिक वातावरण संबंधित होना चाहिए। मटेरियल रिलेटेड टू फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है? भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, जियोग्राफी एंड नेचर रिसोर्स, परिवार एवं सामाजिक सामग्री, फैमिली एंड सोशल मटेरियल्स, ठीक है? परिवार, संस्कृति एवं परंपराएं हो गया, फैमिली कल्चर ट्रेडिशंस हो गए। आर्थिक सामग्री, इकोनॉमिक्स जो हो गया हमारा, इसमें इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक्स एक्टिविटी आ जाती है। ऐतिहासिक सामग्री में हमारा हिस्टोरिकल मटेरियल, ऐतिहासिक घटनाएं, ठीक है? विज्ञान के प्रभाव संबंधी सामग्री इसमें आ जाता है हमारा, विज्ञान एवं तकनीकी विकास, ठीक है? अच्छा, अगर एग्जाम में ये पूछे कि सामाजिक अध्ययन जो 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 सोशल स्टडीज है उस पाठ उसका पाठ्य वस्तु का हम चयन कैसे करें, तो ठीक है, इस ये सब क्या होना चाहिए, इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है? या आप हेडिंग्स बना के भी लिख सकते हो, पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे इससे, ठीक? अब पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, इवेल्युएशन ऑफ करिकुलम। मूल्यांकन के प्रमुख बिंदु, देखो मूल्यांकन कितने प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं? उद्देश्य की प्राप्ति, जो हम मूल्यांकन कर रहे हैं, तो जो हमने मतलब जो भी हमने चीजें हम जो भी करिकुलम हमने बनाया था, ठीक है, उस करिकुलम में जो हमारे उद्देश्य थे, तो वो उद्देश्य हमारे प्राप्त हुए कि नहीं, जो हमने अचीव हुए कि नहीं, जो हमने ऑब्जेक्टिव गोल निर्धारित किए थे वो हमारे अचीव हुए कि नहीं, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति फुलफिल करता है कि नहीं, जो लर्नर्स की नीड्स होती है उनको कर रहा है कि नहीं, सामाजिक उपयोगिता, सोशल जो भी हम करिकुलम यूज कर रहे हैं स्कूल में वो समाज के लिए उपयोगी है कि नहीं, ठीक है? व्यवहारिकता, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी, ठीक है? समकालीनता, कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस, इस टाइम मतलब समाज से वो जो हम करिकुलम दे रहे हैं वो समाज से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है? सामाजिक अध्ययन के वर्तमान पाठ्यक्रम की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ प्रेजेंट सोशल स्टडीज करिकुलम। विषय वस्तु अधिक विस्तृत है। अब देखो जो करिकुलम है वो इस प्रेजेंट टाइम में सोशल स्टडीज की उसका हम आलोचना बताना है, इस तरह से अगर क्वेश्चन आता लिख सकते हैं। तो विषय वस्तु है, जो कंटेंट है क्या है, टू वास्ट, बहुत अधिक, बहुत ज्यादा है। व्यवहारिक पक्ष जो है अपेक्षाकृत कम है। जो हमारी प्रैक्टिकल जो चीजें है वो अब्सेंट है, ठीक है? अब्सेंट एस्पेक्ट जो है आर लिमिटेड, हमारी प्रैक्टिकल चीजें वो क्या है, अब बहुत ही लिमिट है। स्थानीय आवश्यकताओं पर कम ध्यान दिया जाता है। जो लोकल नीड्स है रिसीव लेस अटेंशन होती है। रटने की प्रवृत्ति ज़्यादा है इसमें, क्या करते हैं, रोट लर्निंग है इसमें। गतिविधि आधारित शिक्षण का अभाव है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इसमें कम है, ठीक है? अब पाठ्यक्रम सुधार हेतु कुछ सुझाव दिए गए हैं, सजेशन ऑफ फॉर करिकुलम इम्प्रूवमेंट, कि जो हमारा करिकुलम है हम इसको मतलब क्या क्या सुझाव दे सकते हैं कि वो इस तरह से होना चाहिए, ठीक?
पाठ्यक्रम को बाल केंद्रित बनाया जाना चाहिए। करिकुलम शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड। स्थानीय आवश्यकताओं को शामिल करना चाहिए। लोकल नीड्स शुड बी इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, गतिविधि आधारित शिक्षण को बढ़ावा दिया चाहिए। जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है शुड बी प्रमोट। ठीक है, जो टेक्नोलॉजिकल एंड डिजिटल कंटेंट है शुड बी इंक्लूड। जो तकनीकी डिजिटल है उसको जोड़ी जानी चाहिए। मूल वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, शुड बी इम्फेसिस। ठीक है, पाठ्य पुस्तक का अर्थ अब हम जान लेते हैं टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक्स क्या होती है? पाठ्य पुस्तक वह पुस्तक पाठ्य पुस्तक वह पुस्तक है जो किसी विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार विद्यार्थी के अध्ययन हेतु तैयार की जाती है। तो टेक्स्ट बुक इज अ बुक। टेक्स्ट बुक क्या है? एक बुक है, एक पुस्तक है। प्रिपेयर्ड, तैयार की जाती है अकॉर्डिंग टू अ प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम फॉर द स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, ठीक है, जो निर्धारित की जाती है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पाठ्य पुस्तक। ठीक है, वही क्या होती है? पाठ्य पुस्तक होती है। तो पाठ्य पुस्तक वह पुस्तक है, पास्ट जो टेक्स्ट बुक वह बुक है जो किसी विषय, जो किसी सब्जेक्ट के निर्धारित प्रिस्क्राइब्ड जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, करिकुलम है, के अनुसार विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु तैयार की जाती है। ठीक है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रमुख अंग है। ठीक है, साधन है। आपको पता है जॉन डेवी ने त्रिध्रुवी प्रक्रिया दी है। देखो, इन्होंने इसमें एक साइड बताया था, एक साइड शिक्षक होगा, एक साइड क्या होगा? हमारा करिकुलम होगा, दूसरी साइड होगा शिक्षा के उद्देश्य होंगे। ठीक है, इस तरह से उन्होंने बताया है। तो क्या है? ये जो हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इसका प्रमुख साधन है। क्या है? टूल है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट टूल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहने का मतलब टीचिंग टीचिंग कौन करा रहा है? टीचर करा रहा है। ठीक है, लर्निंग लर्निंग कौन कर रहा है? बच्चा कर रहा है। किसको आप लर्निंग, किसको मतलब सिखाओगे? लर्निंग कौन कर रहा है? बच्चा कर रहा है। अच्छा, आप जो टीचिंग करा रहे हो किसके थ्रू कराओगे? कुछ आपका सब्जेक्ट्स होगा ना, कोई चीज होगी, कोई करिकुलम होगा, है कि नहीं? तो वो जो प्रोसेस होता है वही होता है। ठीक है, टीचिंग उसी को बोलते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान प्रदान कराती है। जो टेक्स्ट बुक्स है प्रोवाइड सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज टू लर्नर। ठीक है, ये शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है। सही बात, सबके पता है। आपको बुक सर्वे ये क्या है? गाइडेंस बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। अगर बुक होगी तभी टीचर पढ़ा पाएगा, अगर स्टूडेंट्स के पास बुक्स होगी तभी तो स्टूडेंट सही से पढ़ पाएगा। ठीक है, अब सामाजिक अध्ययन के पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता क्यों है? नीड्स ऑफ सोशल साइंस स्टडीज टेक्स्ट बुक शैक्षिक दृष्टिकोण से व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करती है। ठीक है, स्वाध्याय में सहायता करती है। भाई सेल्फ स्टडी में अगर बुक की तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। ठीक है, शिक्षण शिक्षण को प्रभावी बनाती है। जो आपका टीचिंग है उसको अगर बुक्स होगी तो आप अच्छे से आप भी पढ़ा पाओगे, बच्चा भी अच्छे से पढ़ पाएगा। संसाधनों के अभाव की दृष्टि से, अब देखो, शिक्षक का मार्गदर्शन करती है, सीमित संसाधनों में शिक्षण संभव बनाती है। देखो यहाँ पे जो इन द अब्सेंस ऑफ रिसोर्स, हमारे आज के बहुत सारे स्कूलों में इतने रिसोर्स नहीं है कि वो इतने अच्छे से पढ़ा सके। तो जो बुक है वो टीचर को क्या करती है? एक गाइड का काम करती है। ठीक है, सीमित संसाधन मेक टीचिंग पॉसिबल विथ लिमिट रिसोर्स। जो भी लिमिट रिसोर्स है तो क्या करती है? वो पॉसिबल बनाती है टीचिंग कराने के लिए। ठीक है, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन के प्रमुख सिद्धांत। अच्छा, आपको समझ में आ गया ना जो सामाजिक अध्ययन की पुस्तक है वो क्यों जरूरी है इस तरह से? ठीक है, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन के प्रमुख सिद्धांत। प्रिंसिपल्स फॉर इवेल्युएटिंग सोशल स्टडीज टेक्स्ट बुक्स। जो सोशल स्टडीज की टेक्स्ट बुक्स है उसका इवेल्युएशन, ठीक है, करने के जो सिद्धांत है, मूल्यांकन करने के जो सिद्धांत है वो है, हम कैसे वो मतलब उसको फाइंड करेंगे, क्या चीज हमें उसमें होनी चाहिए, क्या प्रिंसिपल होना चाहिए कि हाँ जो मतलब क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए कि हाँ ये बुक सही है, परफेक्ट है। फर्स्ट है हमारा लेखन एवं प्रकाशक की विश्वसनीयता। देखो, जो ऑथर और जो पब्लिशर है, जो ऑथर और वो विश्वसनीय होनी चाहिए। ठीक है, विषय वस्तु की शुद्धता, जो कंटेंट है हमारा एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। भाषा की सरलता, ठीक है, जो इसमें भाषा जो लैंग्वेज यूज की तो सिंपल होनी चाहिए।
चित्र, मानचित्र एवं ग्राफ एवं चार्ट का उपयोग हुआ है कि नहीं, जो मतलब जो भी टॉपिक्स दिए उसमें ये सब हुआ है कि नहीं, अभ्यास प्रश्नों की गुणवत्ता, क्वालिटीज़ ऑफ एक्सरसाइज़ एंड क्वेश्चंस, उसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं कैसे हैं, ठीक है? इस तरह से हम एक जो सोशल स्टडीज़ की जो बुक है, जो टेक्स्ट बुक है उसका इवैल्यूएशन करने का एक ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत है। इस तरह से हम एक बुक को ये बता सकते हैं कि हाँ, ये बुक अच्छी है कि नहीं है, ठीक है? सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की समीक्षा, रिव्यू ऑफ सोशल स्टडीज टेक्स्ट बुक। देखो, विषय वस्तु पाठ्यक्रम क्रमानुकूल हो। देखो, अभी मतलब रिव्यू मतलब कैसी होनी चाहिए, एक सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक हो कैसी होनी चाहिए। कंटेंट शुड मच द करिकुलम, जो कंटेंट है वो करिकुलम से मैच होना चाहिए, ठीक है। जो लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड क्लियर, ठीक है। जो चित्र एवं मानचित्र पर्याप्त हो, पिक्चर्स एंड मैप शुड बी इंक्लूडेड। जो एक्टिविटी क्वेश्चन शुड बी अप्रोप्रिएट, जो एक्टिविटी है, गतिविधियां एवं प्रश्न उपयुक्त हो, ठीक है। प्रस्तुतिकरण आकर्षण हो, जो प्रेजेंटेशन हो शुड बी अट्रैक्टिव, बहुत ही बढ़िया हो, ठीक है, जिससे बच्चा खोले और उस चैप्टर के बारे में जानने के लिए क्या हो, उसके अंदर इंटरेस्ट जगे, ठीक है। ऐसा होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक सुधार हेतु सुझाव, सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। अधिक चित्र एवं रंगीन सामग्री जोड़ी जाए, भाई मोर पिक्चर्स कलरफुल मटेरियल शुड बी इंक्लूड। आपको पता है अगर किसी चैप्टर में ज्यादा पिक्चर होते हैं तो बच्चे उसे देखना चाहते हैं, हाँ ये चीज हिस्ट्री में हो गई, मान लो हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री में अच्छा ये थे, अकबर ये थे, महात्मा गांधी इस तरह से दिखते थे, जो पिक्चर्स हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया, इस तरह से वो जानेंगे, उनको देखेंगे, पहचाने, उनके अंदर क्या होता है, रुचि आती है, ठीक है। कलरफुल में हो और अच्छी लगती है, जैसे नदियां हो गई, पहाड़ हो गया, अट्रैक्ट करता है सब चीजें से, ठीक है। स्थानीय उदाहरणों को शामिल करें, इस सब को समझाने के लिए जो लोकल एग्जाम्पल्स है उसको आपको मतलब शामिल करना चाहिए। गतिविधि आधारित सामग्री बढ़ाई जाए, एक्टिविटी बेस्ड कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। नवीन तथ्यों एवं आंकड़ों को जोड़ा जाए, जो अपडेट्स, जो मतलब फैक्ट्स और डाटा है शुड बी इंक्लूड। जो नवीन जो न्यू फैक्ट हैं और डाटा है उनको इंक्लूड करना चाहिए, भाई जो जो ठीक है। डिजिटल संसाधनों के लिंक दिए जाएं, लिंक डिजिटल रिसोर्स शुड बी प्रोवाइड, ठीक है। जो भी डिजिटल संसाधन है उसके वहां पे लिंक दिए जाएं, ठीक है, बुक्स में। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का यूनिट 3rd और 4th कंप्लीट वन शूट रिवीजन कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि यह क्लास आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद करेगी, ठीक है। याद रखिए, सफलता कभी कभी की गई मेहनत से नहीं बल्कि लगातार की गई मेहनत से मिलती है, ठीक है। अगर आपने आज की क्लास को ध्यान से देखा है तो आधी जीत आपने यही हासिल कर ली है। अब बस नियमित रूप से रिवीजन करते रहिए और खुद पर विश्वास रखिए, ठीक है। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना आखिरी समय की घबराहट से कहीं ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। डोंट बी अफ्रेड एग्जाम, बी प्रिपेयर्ड फॉर देम। परीक्षा से मत डरिए, उसकी तैयारी कीजिए, ठीक है। अगर यह क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे दोस्तों के साथ, जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर करो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद। लर्न एंड ग्रो, जहाँ सीखना बनता है आसान। थैंक यू।